how are Operation Sindoor and Kargil similar and different? इस समय क्या है, पाकिस्तान की जो डिफेंस इन्वेंट्री है 80% चाइनीज इक्विपमेंट की है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान है वो चाइना का बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है। और जब ये घटना हुई तो पाकिस्तान और चाइना दोनों श्योर थे कि इंडिया विल स्ट्राइक एंड विल स्ट्राइक विद अ हायर डिग्री ऑफ इंटेंसिटी देन व्हाट इट डिड इन 2019। चाइना तो सपोर्ट पूरा का पूरा कर ही रहा था, इंक्लूडिंग उनका डिप्लॉयमेंट कहाँ हो कैसे हो। टर्की भी उसमें शामिल हो गया। 10 की सवेरे जो भुलारी एयरबेस में स्ट्राइक हुई थी, काफी नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, उसमें टर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर्स भी मारे गए थे। अच्छा। तो आप देखो कि चाइना इज अ कंट्री विच इज नॉट in a hurry to resolve its border dispute. It has resolved its border dispute with all other countries except India and Bhutan because of the obvious reasons, unless it reached a condition कि सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ डिड इंडिया विन द कारगिल वॉर? कारगिल वॉर के बारे में जानने के लिए ना थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि में जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे और जो ईस्ट पाकिस्तान वो बांग्लादेश बन के सामने आया था। उस डिसाइसिव विन के बाद में जो भारत पाकिस्तान के बीच में सही मायने में तीसरी लड़ाई थी, पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल ऑप्शन नहीं रहा कि वो भारत पे लड़ाई लड़े और जम्मू एंड कश्मीर को अपनी तरफ ले आए या उसका कुछ बदला ले पाए। तो उसके बाद उसने क्या शुरू किया कि 1980 में उसने टेररिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। वो इतना बढ़ता गया धीरे धीरे कि 1990 की अगर आप घटनाओं को देखें, इनफैक्ट एक मूवी भी आई थी कश्मीर फाइल्स के नाम से, कि पूरे जो कश्मीरी पंडित हैं उनका पूरा पलायन हो गया और टेररिज्म एक अपने चरम सीमा पे थी। हालांकि उसके बाद से आर्मी के इंटरवेंशन से वो चीज़ कंट्रोल में आई और चीज़ें फिर बदलने लगी। अभी बल्कि उस घटना जो हुई थी जिसमें हमने सियाचिन पर फिज़िकल कब्जा किया था, जनरल संजय कुलकर्णी अभी रिटायर्ड हैं, लाइव हैं, तो उन्होंने उस ऑपरेशन को लीड किया था। तो पाकिस्तान के सामने मेरे ख्याल से 3 एक समस्याएं थी। एक तो 1971 की बहुत बड़ी चोट, दूसरी उसके हाथ से सियाचिन का चला जाना, और तीसरा उसका जो टेररिज्म था 1990 में जो बहुत बढ़ा था और उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी थोड़ी बहुत मिलनी शुरू हुई थी बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल वायलेंस। तो वो एक नैरेटिव की तलाश में था, कोशिश में तलाश में था कि कुछ वो ऐसा करे भारत के साथ में ताकि इन चीज़ों का बदला ले सके। और ये उस समय जो आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, उनकी सोची समझी चाल का हिस्सा था। और फरवरी 1999 में जब वाजपेयी जी लाहौर गए, फेमस बस यात्रा, एंड नवाज शरीफ ने उनको रिसीव किया। Quick reality check, about 80% of you guys are already investing your attention here every week. And let's be real for a second. You're not here by accident. You're chasing intellectual depth and conversations with the best of India, with the best of the world, and not noise. But somehow, you still haven't subscribed. Look, I'm not here to sell you anything. That's not how this works. But if you've ever walked away from an episode with a thought that stuck, or if these conversations have stayed with you, then subscribing is how you keep that going. It's one click, and in return, I promise you that me and my team will keep bringing you the best conversations that stay with you, ideas that broaden your mind. So hit that button and let's keep going. तो एक एटमॉस्फेयर बना के शायद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी सुधर जाएंगे। जाहिर है कि इन चीज़ों का असर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस भी पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका जो नेबर है वो आपके प्रति दुश्मन की भावना रख रहा है या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहा है, तब आपकी अलर्टनेस एंड बाकी प्रिपरेशंस, कई चीज़ें वो डिफरेंट तरीके की होती हैं। अगर आपको लगता है वो फ्रेंडली हैं तो फिर नेचुरली एक डिफरेंट टाइप होता है। अभी आप देखिए भारत नेपाल का मामला है, हमारे पास ओपन बॉर्डर्स हैं, ठीक है। इंडिया भूटान का भी बॉर्डर लार्जली ओपन है, नॉट नेपाल की तरह, बट फिर भी काफ़ी पोरस है। लेकिन वहाँ पर हमको चिंता नहीं है क्योंकि वो कंट्री जो हैं हमारे से एनिमोसिटी नहीं रखते उस लेवल की।
जब पाकिस्तान में ये ऑरा या एटमॉस्फेयर हुआ, तो मुझे लगता है कि मुशर्रफ को लगा कि वो जो भी सोच रहा है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस लॉन्च करने के बारे में, उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सही मामले में अच्छे हो गए। तो उसने फरवरी मार्च के टाइम से कारगिल में इंट्रूजन का प्लान बनाया, और मुझे तो उस वार में हिस्सा लेने का मौका मिला। मैं ऑपरेशन विजय के मध्य पीरियड में वहाँ गया था, और वो जो कारगिल ब्रिगेड है उसका ब्रिगेड मेजर था, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑपरेशनल प्लान बनाने के लिए। और बाद में जो पता चला, थोड़ा सा इसके पहले वाली चीज़ मैं थोड़ा बाद में लौटूंगा, बट बेसिकली कि हमारी जो सिखलाई होती है आर्मी में, ये होती है कि अगर आप किसी देश पे अटैक करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आप उसका कोई शहर कैप्चर कर रहे हैं, या कोई कम्युनिकेशन नोड कैप्चर कर रहे हैं, या कोई मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव कैप्चर कर रहे हैं। ये हमारी सिखलाई थी। हमारी सिखलाई में ये नहीं था कि कोई अनहेल्ड टेरिटरी भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हमारी सिखलाई में ये नहीं था कि अनहेल्ड टेरिटरी या इस तरह के और भी ऐसे ढेर सारे एक्शन है जिसमें नेशन को आजकल के चेंज्ड एटमॉस्फेयर में जो युद्ध में नुकसान पहुंचते हैं उसी तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं बिना फिजिकल लड़ाई के भी। तो जाहिर है कि जो हमारा कारगिल ब्रिगेड सेक्टर में डिप्लॉयमेंट था और पाकिस्तान का जो डिप्लॉयमेंट था, वो एक दूसरे की मिरर इमेज था। हमारे पास जहाँ पे क्लास 9 एक्सिस थी, क्लास 9 एक्सिस का मतलब जहाँ पे 9-10 गाड़ियाँ दोनों तरफ से आ जा सकती हैं, वहाँ पर दोनों शोल्डर्स पे हमारी एक बटालियन डिप्लॉयड थी, वहीं पे पाकिस्तान की एक बटालियन डिप्लॉयड थी। जहाँ पे एनिमल ट्रैक्स था, जहाँ पे मतलब ये घोड़े और ये चीज़ें जा सकती हैं, सामान लेने के लिए पोनीज़ हैं, खच्चर वगैरह, तो वहाँ पर हमारी एक कंपनी थी, उसकी भी एक कंपनी थी। जहाँ पे फुट ट्रैक्स थे, जहाँ पे सिर्फ इंसान जा सकता था, वहाँ पर हमारा भी एक प्लाटून था, उसके अपोजिट उसका भी प्लाटून था। इनफैक्ट वर्बैटिम 100% मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और वो इलाका काफ़ी हाई एल्टीट्यूड का है, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा कारगिल सेक्टर का ग्लेशिएटेड हो जाता है। ऐसी भी पोस्ट हैं जो समर में हम लोग होल्ड करते हैं और विंटर में उसको वैकेट करते हैं। जब जैसे उसका आइस का लेवल 6 फीट, 8 फीट, 9 फीट हुआ, तो उसके बाद में आप वहाँ पर रह नहीं सकते, क्योंकि अदरवाइज़ आप पूरा वहाँ पे दब जाओगे जी। तो उसको भी देखते हुए हर कंट्री एक गिवन टाइम पे जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, फिर उस पोस्ट को विड्रॉ करता है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो वापस उस चीज़ पे चला जाता है। संयोग से वहाँ पे जो कमांडर थे ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह शुरुआती दौर में, तो उन्होंने विंटर वेकेटेड पोस्ट का खाली करना काफ़ी टाइम तक डिले किया। इनफैक्ट 1999 में जब ये घटना घटी है, तो उसके पहले 98 के इन विंटर्स में ये पोस्ट काफ़ी लेट खाली की गई, जबकि उसके पहले कुछ जल्दी हो जाती थी टाइमलाइन में। बट खाली किया जाना सिर्फ टाइमलाइन से संबंध नहीं होता, उसका एक्चुअली स्नो कंडीशंस एंड वेदर पर भी होता है, जो काफ़ी फ़र्क पड़ा। आज लास्ट ईयर दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही थी, अब आप देखो इस साल उतना उसका वो नहीं है, तो मौसम बदलता रहता है। राइट। अभी हम खाली करके उन जगहों को आ गए, पाकिस्तान ने भी वैकेट किया। अब उसके बाद से पाकिस्तान ने क्या किया कि जो ट्रांस लाइन ऑफ कंट्रोल फायरिंग होती है वो धुआंधार करना शुरू किया फॉर नो रीज़न। वो फायरिंग एलसी पे होती रहती है, वो अच्छा। मतलब उसमें कोई नया नहीं है, बट उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, एग्रेवेट हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि हम अपने आप को उनसे समृद्ध समझते हैं, बेहतर भी हैं, कैपेबल भी हैं, हमारी कैपेबिलिटी भी बेहतर है। तो जब वो एक गोला फायर करते थे तो हम 5 गोले फायर करते थे। मतलब एक तरह से जो ये फायरिंग का डुएल है वो धुआंधार चलने लगा। फायरिंग के डुएल में क्या होता है कि जब आपका दुश्मन आपके ऊपर फायर कर रहा है तो आप तो सीना खोल के खड़े नहीं रह सकते ना जी, तब तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो आप क्या होता है कि जब फायरिंग चल रही है आप बंकर में नीचे रहते हैं। बंकर में जब नीचे रहते हैं, आपका इवन लूप होल्स वगैरह हैं जिसके थ्रू आप वेपन इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं, आप उसको भी बंद करके रखते हैं ताकि अगर आसपास कोई गोला गिरे तो आपके पास स्प्लिंटर ना आए, आपको ना लगे।
लेकिन इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्या होता है कि आप दुश्मन की तरफ जो कोई एक्टिविटी हो रही है उसको भी आप नहीं देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी नहीं है ना। आपका जो भी मतलब आपका कोई बाहर कोई सेंट्री नहीं है, जो अंदर में पोस्ट में लोग हैं वो अंदर हैं अपनी फायरिंग करके फिर वापस अंदर आ रहे हैं, क्योंकि वो फायरिंग की इंटेंसिटी की वजह से। तो जो विजुअल ऑब्जर्वेशन या लोकल ऑब्जर्वेशन की उसकी कैपेसिटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरे, उस दौरान में जो सर्विलेंस के इक्विपमेंट थे, लॉन्ग रेंज कैमराज या जो इंफ्रारेड हैं जो रात को भी चीज़ों को देख पाएँ, वो उतने एडिक्वेट नंबर्स में नहीं थे और हर जगह नहीं डिप्लॉयड थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल को देखें ना, तो जब 1947-48 की लड़ाई हुई थी तो जहाँ पर रुकी वो लाइन ग्राउंड पर डिलिनिएट की गई थी, जिसको सीज़ फायर लाइन बोलते हैं। 65 की जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान का शुरू में छुटपुट जो रन ऑफ कच्छ में उसने किया, बट उसके बाद मेनली उसका अटैक जम्मू एंड कश्मीर में हुआ 65 में। लेकिन इंडिया ने उसके रोकने के साथ साथ उस लड़ाई को हम पंजाब में भी ले गए और काफ़ी इलाका कैप्चर किया। लेकिन जब ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट में हुआ कि चाहे IB सेक्टर हो चाहे सीज़ फायर लाइन का सेक्टर हो, हम वापस सीज़ फायर लाइन के स्टेटस में जाएंगे। इसी दौरान बल्कि हमको अपना जो 65 में हाजी पीर पास जो बहुत स्ट्रैटेजिक है उसको भी हमने वापस दे दिया। तो एनीवे हम लोग वापस सीज़ फायर लाइन पर दोनों देश आगे 66 में। अब 71 आता है तो जाहिर है कि ये हमारी निर्णायक जीत थी जो ईस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान में हमारा गेन ज़्यादा था बट थोड़ा बहुत उसका भी गेन था। तो जब शिमला एग्रीमेंट हुआ उसमें मैं एक चीज़ मज़ेदार आपको ये भी बता देता हूँ कि आप देखेंगे लोगों ने बिना लैक ऑफ नॉलेज के हल्ला करते हैं कि हमारे पास में 93,000 प्रिजनर्स थे, हमें बैलेंस POK को क्यों नहीं लिया और हमारे पास इतना बड़ा लेवरेज था, हमने क्यों ऐसा नहीं किया। बट सच ये था कि पाकिस्तान उन प्रिजनर्स ऑफ वार को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। वही कह रहा था कि आप सोचिए कि दिसंबर 71 है, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आपके इतने, क्योंकि हम अगर आप सोचें कि 71 की जो बुनियाद है उसमें भी एक चीज़ थी कि भाई ढेर सारे शरणार्थी हमारे ऊपर आ गए थे, हमारे देश में बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर हो रहा था और उस दौरान भारत की इकॉनमी इतनी समृद्ध नहीं थी जैसे आज हम चौथी जगह पहुँच गए हैं जी। तो ये जो प्रिजनर्स थे, चूँकि इंडिया बेसिकली एक आइडियलिस्टिक नेशन है, इसके जो बेस में है या DNA में है एक आइडियलिज्म है जी। तो हम जिनेवा कन्वेंशन फॉलो करते हैं। जिनेवा कन्वेंशन में आप देखें तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ढेर सारी सहूलतें हम उनको उस तरह से रख रहे थे। तो हम चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान अपने देश जाएं, लेकिन पाकिस्तान लेने के लिए नहीं तैयार था। एनीवे फाइनली करते कराते शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो शिमला एग्रीमेंट होने के बाद में फिर उन्होंने मतलब ये अपना प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सेप्ट किया वापस लेने के लिए। और उसमें एक एग्रीमेंट ये हुआ कि जो गेंस एंड लॉसेस हम सीज़ फायर इलाके में हमने किया है वो हम रिटेन करेंगे दोनों तरफ वाले, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो कारगिल सेक्टर का नॉर्थ वाला पोर्शन है वहाँ और सियाचिन के बीच में जो तुर्तुक वाला इलाका है, पहले वो पाकिस्तानी विलेज था, तुर्तुक जो था पाकिस्तानी विलेज था, बट इसको हमने 71 में कैप्चर किया था, वो हमने रिटेन किया। लेकिन IB वाला ये डिसाइड किया गया था कि IB में जो भी आगे पीछे गया है, क्योंकि IB की डिफरेंट सैंक्टिटी होती है, हम वापस करेंगे। वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हुआ और उस समय IB सर इंटरनेशनल बॉर्डर राइट। और तो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का टर्म जो है वो 72 में आया कि सीज फायर लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में जानेंगे। और उसमें अगर आप देखें तो ये भी कहा गया है कि हम बातचीत के आपसी जरिए से उस मुद्दे को सुलझाएंगे और उसकी सैंक्टिटी को बाय फोर्स नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है, ये शिमला एग्रीमेंट है। शिमला एग्रीमेंट जी। तो हमने तो उसको मतलब अक्षरशः उसका पालन किया, उसमें मतलब कोई वो नहीं की। लेकिन 99 में जब कारगिल में हुआ तो उसने लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी को ब्रेक करके वो इधर आया और उसके जो इनिशियल लाइन ऑफ कंट्रोल में वो आया अनहेल्ड टेरिटरीज में जो उस समय खाली थे। कुछ इलाका तो वैसे हमेशा ही खाली रहता है क्योंकि बहुत वास्ट है, ट्रुप्स कम रहते हैं, वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं है, ना फुट ट्रैक है, ना AT ट्रैक है, ना तो क्लास 9 ट्रैक है, और वही उधर से भी रहता है। तो अनहेल्ड टेरिटरी में मेरे ख्याल से उसका आना फरवरी मार्च से शुरू हो गया था।
लेकिन उसके बारे में हमको पता चला काफ़ी लेट। वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जहाँ पर वहाँ पे क्या होता है, शेफर्ड्स होते हैं जो इन हाई रीचेस पे अपनी जो भेड़ें होते हैं उनको चराने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं पानी होता है या बर्फ़ पिघली होती है तो वहाँ पे ग्रास वगैरह उगी रहती है, तो उसके लिए वो जाते हैं। तो वहाँ पर बटालिक सेक्टर में क्योंकि कारगिल सेक्टर में उस समय जो ब्रिगेड का एरिया था काफ़ी बड़ा था, जोजिला पास क्रॉस करके वहीं से शुरू होता था। द्रास जो बेसिकली एक सेक्टर था, बीच में कारगिल सेक्टर था, उसके फर्दर नॉर्थ में आप जाइए तो बटालिक सेक्टर था जिसमें चोरबाटला एंड बाकी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो ये बटालिक सेक्टर जो है जहाँ के थ्रू एक्चुअली इंडस रिवर भी फ्लो करती है इंडिया से पाकिस्तान में, उस इलाके के जी पहाड़ी में जो शेफर्ड गया था उसने आकर के वहाँ पे यूनिट को खबर दी कि कुछ लोग काली ड्रेस में देखे गए हैं और वो इस यहाँ के नहीं लगते हैं। तो उसके बाद फिर पेट्रोल जाना शुरू हुआ कि भाई देखिए वहाँ पर कि कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। बट अभी भी इस स्थिति में कि ये पाकिस्तानीज आ गए हैं ऐसा कोई सोचना नहीं था। मतलब कोई आदमी इस चीज़ को ये मेंटल मेकअप में नहीं था। तो कारगिल की फेलिंग की जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है ये प्रिडोमिनेंटली ये है कि हमारी जो टीचिंग एंड अप्रिसिएशन है वो इस तरह के थ्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हुआ तो हमको सरप्राइज़ हुआ। तो एनीवे वहाँ पे पेट्रोल प्रोबिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नहीं हुई। बट चूंकि ये ऐसी जगह में था जहाँ पे खाली जगहें थी, तो फिर ये हुआ भाई हमने बाकी भी जहाँ जगह खाली की हुई है वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं है। तो फिर वहाँ पे भी पेट्रोल लॉन्च किए गए, जिसमें जो कारगिल के वेस्ट में काक्सर सेक्टर है जहाँ पर फोर जाट हुआ करती थी, तो वहाँ पे गए। वो अपने कालिया वाला इंसिडेंट के बारे में सुना होगा कि एक्चुअली पोस्ट को नामली थोड़ी सी चढ़ाई के बेस में रखते हैं सेफ्टी के लिए। तो जब वहाँ पे गए तो उसके तीनों ओर पाकिस्तानी आ गए थे, तो वहाँ पे उनको तीनों तरफ से घेर लिया और फायरिंग हुई। जो वेपन्स फायर किया बाकी वो कैप्चर करके ले गए। बाद में उनकी बॉडी को म्यूटिलेट करके उन्होंने भेजा वहाँ पे कारगिल में। और इस तरह से मतलब जो एक दो पेट्रोल शुरुआती में गए उसमें हमको नुकसान भी हुआ, क्योंकि हम केवल जगह को और क्या संभावना है उसकी तलाश कर रहे थे और सही मायने में वहाँ पूरे पाकिस्तानी बैठे थे। इनफैक्ट बाद में जब लड़ाई आगे चली तो पता चला क्योंकि वहाँ के लोग कैप्चर गए, मारे गए। पूरा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रूप्स थे जो उसमें एम्प्लॉय हुए थे। बट पूरी पाकिस्तान आर्मी मोबिलाइज नहीं हुई थी। ये जो निर्णय था, हालांकि बाद में तो नवाज शरीफ ने कहा है कि उनको पता भी इसके बारे में नहीं था। अब भगवान जाने कितना सच है, वो तो मैटर ऑफ डिटेल हो सकता है, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट ये चीज़ तो सही है कि परवेज़ मुशर्रफ और जो उनके क्लोज कॉन्फिडेंट्स हैं, जैसे GOC है FCNA का फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया का, जिनके ट्रूप्स नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियंस के यूज़ हुए थे, उनको ही पता था। बाकी आर्मी के मोबिलाइजेशन से कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर पाकिस्तान ने ये एक्शन कर रहा है और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसने बैलेंस आर्मी को भी मोबिलाइज कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि जैसे ही ये 23 अप्रैल की घटना घटी और प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके आकाओं को मतलब ऐसी सज़ा देंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे, तो पाकिस्तान को पता था कि अटैक होगा। उसके पास हिस्ट्री भी थी 2016 में, 2019 में। और इस समय ये जब हमने कहा तो उसने सोचा था अटैक होगा, लेकिन वो श्योर नहीं था अटैक कहाँ होगा, कैसे होगा जी। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे उसने अपनी 12 कोर, जिसमें उसकी 2 डिवीजन्स थी, जो बलूचिस्तान में जो माहौल चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो चल रहा है, जहाँ पे उसके सोल्जर्स एंड बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग पुलिस लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पर डिप्लॉयड थे, उनको उसने इंडिया के बॉर्डर पे मूव कर दिया। उसने अपने सारे एयर डिफेंस रडार्स, एयरक्राफ्ट, सब कुछ को एक्टिवेट कर दिया। चाइनीज़ की सपोर्ट से जो सेटेलाइट इमेजरीज थी, ये भी कहने में आया है कि चाइना ने तो पाकिस्तान में कंट्रोल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया एंड रेडी सोच रहे थे कि ये जब भी इंडिया का अटैक होगा तो हम लोग तैयार हैं। इस तरह की कोई तैयारी कारगिल में नहीं की गई थी। मतलब रेस्ट ऑफ दी फोर्सेस को शायद पूरी तरह से पता भी नहीं था
और वो मोबिलाइज तो नहीं थी, ये तो मुझे कंफर्म्ड है कि बैलेंस पोर्शंस में पाकिस्तानी फोर्सेस कारगिल के टाइम पर मोबिलाइज नहीं थी। अब जब कारगिल की लड़ाई ये हुई और ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ तक एक्सटेंट में वो आए हुए हैं, तो उसको खाली कराना था, नेचुरली उनको पीछे भेजना था। अब अगर कोई फोर्स कहीं पर बैठी हुई आकर के, खासकर हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पर पहाड़ी पे बैठी है, तो उसको एडवांटेज होता है। वहाँ से अगर एक छोटा सा पत्थर भी गिराए तो आप सोच लो नीचे आकर के उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। और उस इलाके में जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ पे जो ग्रेडियंट था वो 70 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक था। अच्छा, मतलब सीधी खड़ी भी दीवार थी? सीधी खड़ी दीवार थी जहाँ पर ऊपर बैठे थे और हमको उसको स्केल करना था। तो हमने शुरू में सोचा कि इस इनकर्सन को खाली कराने के लिए हम किसी और इलाके से अटैक करते हैं, तो उस पर नेचुरली प्रेशर होगा वहाँ पर। वो एक नॉर्मल टैक्टिक्स है। इवन 65 में जब हमने पंजाब में फ्रंट खोला तो जाहिर है कि उसका जो इफ़ेक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में उसका चल रहा था वो पीछे खिसकने लगा, क्योंकि उसको अब चिंता हो गई पहले पंजाब को पता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसी सोच थी। लेकिन हुआ क्या था कि 1998 में वैसे तो इंडिया ने तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में कर लिया था, 1998 में दोबारा किया, और 1998 में जब इंडिया किया तो पाकिस्तान ने भी किया। तो दोनों कंट्रीज़ के ऊपर यूएसए एंड ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड के सबके सैंक्शंस लग गए थे। तो वो सैंक्शन लगे थे, और 99 की फरवरी में ये जो लाहौर बस यात्रा हुई, तो एक तरह से इंडिया माइंडसेट में ये था कि पाकिस्तान भी हमारी तरह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से सफ़र कर रहा है और ये रिश्ता भी आगे अच्छा हो रहा है। तो जो कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक नैरेटिव गढ़ना शुरू किया कि ये उसके टेररिस्ट हैं जो काले ड्रेस में आए हुए हैं, उसमें पाकिस्तान आर्मी का कोई हाथ नहीं है, जबकि जो गलत थी कारगिल में। नहीं सर, मतलब बेसिकली हम अपनी मीडिया में एक्नॉलेज कर रहे थे कि ये चढ़ के पोस्ट पे आ गए हैं, और जब हम पाकिस्तान से सवाल उठा रहे थे कि तुम्हारे मिलिट्री वाले पोस्ट पे बैठे, वो कह रहे हैं हमारे टेररिस्ट हैं ये। करेक्ट, हमारे ही टेररिस्ट हैं। But they using that language? नहीं, हमारे शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, बट कर रहे थे कि टेररिस्ट हैं। अच्छा, ये हम टेररिस्ट हैं भाई, इनका वो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करें, उस तरह का अपना कहानी करना शुरू किया। क्लासिक है उनका। हाँ। तो अब जो है उस समय हाइंडसाइट में तो हम किसी भी निर्णय को बता सकते हैं कि शायद उतना ठीक नहीं था, क्या ठीक नहीं था, बट उस समय निर्णय यही ले गया कि भाई हमने 72 में ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी होगी, और हम उस समय भी अपने आप को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर देखने की कोशिश कर रहे थे। रीजनल और इंटरनेशनल एरेना में अपने को एक अच्छी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया उस समय कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे, और मिलिट्रीज़ ने उसके भीतर रह कर के ही इस समस्या को सॉल्व करना है। तो शुरुआती में कभी कभी क्या होता है, इसमें तो ये मैं नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल डायरेक्शन कोई था कि किसी डेफिनेट डेट में आपने ये चीज़ ख़त्म करनी है, लेकिन ये सेल्फ इम्पोज्ड थॉट भी होता है आर्मी के प्रति कि हमारे इलाके में कोई आगे घुस गया है जो हमारे से इतना कमज़ोर है, तो हम उसको जल्दी से जल्दी उखाड़ फेंकें। और कभी कभी इस मामले में ना तैयारी भी थोड़ी सी कम रह जाती है। अदरवाइज़ आमतौर पर लड़ाई का तरीका है आप पहले इंटेलिजेंस इकट्ठा करो, फायर पावर इकट्ठा करो, सारी चीज़ों को मोबिलाइज करो, एक प्लान के मुताबिक को करो। बट शुरू के हमारे जो ऑपरेशंस थे उनको वहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए वो थोड़े से हरीड थे, तो शुरू में हमको जो सफलता भी उतनी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद में फिर आया अराउंड मिड जून के बाद में, जब ये हमने रियलाइज़ किया कि नहीं ये तो काफ़ी नंबर्स में है, फुल फ्लेज्ड आर्मी है, उनके फायर पावर का सपोर्ट है, उनकी लगातार आर्टिलरी फायर कर रही थी, सब कुछ था, एंड उन्होंने पूरा लॉजिस्टिक बेस बना लिया हुआ है। तो जब तक अब हम स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको अपोज नहीं करेंगे तब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं है। इसलिए बोफर्स को बाकी सेक्टर से मूव किया गया, बोफोर्स गन्स को, कुछ लोग इसको आरटी गन भी बोलते हैं ना, 100 बोफोर्स की साइमल्टेनियस फायरिंग हुई। इवन टाइगर हिल पे आप अगर देखेंगे पुराना वीडियोस तो आपको उसको दिखेगा। और फाइनली फिर हमारी जीत मिड जून से होना शुरू हो गई। 26 मई को ऑपरेशन विजय फॉर्मली डिक्लेयर हुआ था। छोटी मोटी चीज़ें पहले हो गई थी, बट 26 मई को इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, और उस डिक्लेरेशन के बाद में फिर ये मामला चलता रहा। बाद में बिल क्लिंटन ने फिर नवाज शरीफ को यूएसए बुलाया और बोला कि आप तुरंत जगह को खाली करो,
और इनफैक्ट जब मैं कारगिल पहुंचा युद्ध के बीच में, तो केवल एक ही इलाका था जिसमें पाकिस्तानी ट्रुप्स थे, जिस पर हम ऑपरेशंस लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन मेरे जाने के 2-3 दिन बाद ही उनका अमेरिका का आया कि भाई आप इमीडिएटली खाली करो, और पाकिस्तान डिसाइडेड टू विड्रॉ। तो विड्रॉल वाला पोर्शन एंड फिर हमको जो लास्ट का एक रह गया तो उसमें ऑपरेशन भी लॉन्च करे, तो वो वाला जो पोर्शन था वो जो मेरे टाइम हुआ। लेकिन उसके बाद मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, क्योंकि उसके बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी बनी कि क्या ऐसी एरियाज़ थे जहाँ पर चूक हो गई जो भविष्य में ना हो। उसके बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। वो बल्कि हमारे करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के फादर थे जिसको उन्होंने चेयर किया था। और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग होती है। उसकी रिपोर्ट में कई चीज़ें आई, जिसमें CDS का अपॉइंटमेंट होना, सर्विसेज के साथ में, एंटरप्राइज के साथ में थिंक टैंक का होना ताकि वो हमें इंडिपेंडेंट इनपुट दे सकें। ये सब चीज़ें उसी के रिपोर्ट के बाद में क्रिएट की गई। तो ये तो हुआ मोटे तौर पे कारगिल की कहानी। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि लेट मी समराइज ऑल्सो। आपने जो मेरे को बताया, आपने कहा कि एक तो 71 की हार की शर्म, उसके बाद 90s में जो उनकी टेररिज्म एक्टिविटी थी वो सबसाइड होने लगी, और सियाचिन ग्लेशियर वाली कहानी जो 84 में। हाँ, और जो सियाचिन पे हमारी डोमिनेंस, ये एक रीजन बना पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का रीजन नहीं, मैं कहूँगा मुशर्रफ का रीजन बना। ठीक है, मुशर्रफ का रीजन बना, जो इवेंचुअली ही ड्रैग पाकिस्तान इनटू इट, राइट? दैट्स वन वे ऑफ सेइंग इट। करेक्ट। माय क्वेश्चन इज, ऑक्यूपाइंग इस तरीके का अनहेल्ड लैंड भी, चाहे वो टाइगर हिल या ऑफ एनी अदर नेचर, उस पूरे एरिया में, वो तो सर मतलब एक शॉर्ट लूजिंग स्ट्रैटेजी है। आपने इतनी छोटी सी प्लेटून या कंपनी को एक हाई ऑल्टीट्यूड पे पोस्ट कर दिया। इवेंचुअली द माइट ऑफ द इंडियन आर्मी विल कम एंड टेक देम आउट। माई क्वेश्चन इज, स्ट्रेटेजिकली हाउ डज दैट मेक सेंस फॉर पाकिस्तान टू डू समथिंग लाइक दिस? उनका ये तो मैं समझ गया कि 3 मोमेंट ऑफ डेस्परेशन है, मोटिवेशन, डेस्परेशन, ड्राइव है, पर ऑब्जेक्टिव क्या है? इरिटेट करना? Was it to drag us into war? अब देखिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जो कुछ लोग एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि जो कश्मीर से लेकर के लेह का रास्ता है वो प्रिडोमिनेंटली उस समय एक मेन आर्टरी थी जो जोजिला क्रॉस करके कारगिल होते हुए आगे जाती थी। बाकी जो रोहतास वाली एक्सिस है और अब पदम वाली और कई चीज़ें हो गई, वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। तो जो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट बोलते हैं कि पाकिस्तान का एम था कि वो कारगिल के रोड एक्सेस को कट ऑफ कर दे, जिससे हम पूरे लेह से कट ऑफ हो जाए इंक्लूडिंग सियाचिन। और उसने फायर भी बहुत किया, मूवमेंट भी काफ़ी इंटरप्ट किया, और बल्कि उसने पहली बार एयर डिफेंस गन्स को ग्राउंड रोल में इस्तेमाल किया, हमने तो बाद में किया। अच्छा। एयर डिफेंस गन्स क्या होती हैं, इनकी ट्रेजेक्ट्री जो होती है काफ़ी फ्लैट होती है, तो वो ग्राउंड में भी काफ़ी स्ट्रांग हिट होती है, जैसे जबकि आर्टिलरी की ट्रेजेक्ट्री होती है वो पूरा पैराबोलिक होती है। अच्छा, ऐसे जाती दिस मतलब ये स्ट्रेट होती है। तो उसने किया, तो जहाँ जहाँ पर गैप्स थे पहाड़ों के बीच में और रोड का पोर्शन दिखता था, वहाँ पे उसका फायर बहुत इफेक्टिव था। अच्छा। तो हमारे मूवमेंट को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। हालांकि हम लोगों ने वॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करके उसको घटाने की कोशिश की थी। हाँ। लेकिन मैंने उस टेरेन को अच्छी तरह देखा है, और चूंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि बैलेंस पाकिस्तान आर्मी मोबिलाइज नहीं थी। हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। और क्या बोलते हैं, नवाज शरीफ को पता रहा हो ना रहा हो, मैंने बोला कि मैटर ऑफ कंजेक्चर है। हाँ। बट ये तो कंफर्म है कि इंटायर पॉलिटिकल एंटिटी एंड रेस्ट ऑफ द नेशन वाज नॉट फुल्ली into this war. Okay, yes. The full military and the national might of Pakistan was not in this war. So इस वाले एक्शन से जो कुछ स्ट्रेटजिक एनालिस्ट बोलते हैं कि वो लेह कारगिल एक्सिस को रोक करके कुछ करना चाहता था, मेरी समझ से ये अचीवेबल ही नहीं था। Exactly. It is just beyond comprehension। Sure. कि सिर्फ FECNA के ऑपरेशन से एंड आर्टिलरी एंड बाकी सपोर्ट से पाकिस्तान वाला कंट्री अगेंस्ट कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, जिसने उसको बाइफरकेट कर दिया था, और उसके बाद से हमारी कैपेसिटी बढ़ती भी गई, आर्म्स में, अम्युनिशन में, मॉडर्नाइजेशन में, को वो उसको अचीव कर पाएगा। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि उसका ऐसा कुछ एम नहीं था, और ये शायद एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क था कि एक तरह से एम्ब्रेस करें, एंड अगर इंडियन रिस्पॉन्स
स्ट्रांग नहीं हुआ, तो इन दैट केस हो सकता है उसको कुछ लीवरेज मिल जाए किन्हीं चीज़ों को निगोशिएट करने का. सो दैट कुड बी अ हिडन एम, बट उसको कैप्चर करके कुछ कन्वेंशनल अचीव करके कुछ कर पाए, कम से कम मैं इस चीज़ को तो होते हुए नहीं देख सकता, वो संभव नहीं है. मेरे को भी यही लगता है सर कि अगर उनको एक्चुअली कुछ कैप्चर करना होता तो वो टू सम डिग्री बाकी मिलिट्री को मोबिलाइज करके या उनको एटलीस्ट स्टैंड बाय पे रखते कि ऐसा करते हैं, हम एक स्ट्रेटेजिक यूनिट भेजते हैं, कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर पकड़ा गया पीछे से आ जाना, एंड देन वी क्रिएट अ ब्लॉकेड टू ले. सही बात, हाँ, एब्सोल्युटली. एंड उसमें क्या होता है जब इस तरह की चीज़ होती है ना, चूंकि मोबिलाइजेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपना जस्ट एक जगह से उठ के दूसरी जगह जस्ट चले जाओ. अब आप क्या होता है कि अम्युनिशन का लेवल करना पड़ता है, इन्हेंस करना पड़ता है, हाई एल्टीट्यूड में जाना है, उसकी क्लोथिंग, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं बिफोर यू मोबिलाइज. और जब मोबिलाइज आप करते हो तभी भी हमारे मोबिलाइजेशन को पाकिस्तान देखता है, पाकिस्तान के मोबिलाइजेशन को हम देखते हैं, तो वो चीज़ हाइड नहीं की जा सकती है अगर लार्ज स्केल की मोबिलाइजेशंस हैं. इनफैक्ट जो क्लोथिंग के बारे में मैं बता रहा था, जो सियाचिन का मामला हमको कैसे पता चला, सियाचिन का मामला कैसे पता चला कि क्योंकि सियाचिन तो अनहेल्ड था, क्योंकि जो पॉइंट डिमार्केटेड था वो था NJ 9842. अब संयोग से ऐसा हुआ कि इसमें 47-48 में भी 65 में कोई डिमार्केशन हुआ नहीं, क्योंकि उसमें तो वापस वही सीज फायर लाइन में गए. और 72 में भी जब मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल को आइडेंटिफाई किया तभी भी हम NG 9842 तक ही गए. उसके बाद हमने बोल दिया नॉर्थवर्ड्स का पाकिस्तान का इंटरप्रिटेशन था मैथमेटिकली नॉर्थ, हमारा था वहाँ से अलोंग दी सल्तोरो रिज, जो कि बेसिक तरीका होता है माउंटेनस एरियाज़ में बॉर्डर्स को डिलिनेट करने का, जो वाटर सेट प्रिंसिपल होता है. तो उसमें भी हमको पहले पाकिस्तान ने क्या किया कि दूसरे कंट्रीज़ के जो माउंटेनियर्स हैं उनको वहाँ पर भेजने की इजाज़त देने लगा. अब इजाज़त कौन देता है? ओनर देता है ना. अगर जैसे ये आपका घर है तो यहाँ पर अगर मुझे आना है तो अगर आप परमिट नहीं करोगे तो मैं कैसे आऊँगा? ठीक बात. और अगर आप परमिट करते हो तो डिफ़ॉल्ट में यू मतलब किसी भी थर्ड पार्टी के लिए यू आर ओनर, तब आप परमिट कर रहे हो, है कि नहीं? तो इस तरह से उसने अपनी ओनरशिप दिखाने की कोशिश की कि लोग आते थे वहाँ पाकिस्तान से, वो परमिट लेते थे, फिर अपना सियाचिन में अपना करके चले जाते थे. तो ये चीज़ इंडिया के जो माउंटेनियर्स थे उनको पता चली, तो फिर उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया. और एक्चुअली ये ऑपरेशन हुआ था अप्रैल 84 में बैसाखी के दिन. वो 13 तारीख थी. हालांकि 13 का नंबर हिंदू में अनलकी माना जाता है, लेकिन वो बैसाखी की वजह से वो सब कुछ अच्छा माना जाता था. और अप्रैल का महीना सियाचिन ग्लेशियर में ऐसा नहीं होता है कि बहुत फेवरेबल होता है. तो हमने ये ऑपरेशन एक्चुअली सोचा था हम जून जुलाई में करेंगे. ये जो प्लान था वो जून जुलाई का था बेसिकली. फिर खबर आई कि अब पाकिस्तान ने वहाँ पे 1-2 अटेम्प्ट पहले भी किए थे इस जगह को कब्ज़ा करने के लिए 84 के पहले, लेकिन कभी 2 दिन के बाद में, कभी 4 दिन के बाद में वो दे कुंड सर्वाइव एंड दे हैड टू कम बैक. तो इस बार उन्होंने डिसाइड किया था कि हम फुल्ली हाई क्वालिटी इक्विपमेंट से अपने आप को इक्विप करके तब जाएंगे ताकि हम वहाँ पर रह सकें और पोस्ट को सस्टेन कर सकें. तो इन्होंने फॉरेन कंट्रीज से ये बल्क में 1000 सेट्स का जो स्नो इक्विपमेंट ऑर्डर किया. दैट केम टू आवर नॉलेज एंड देन वी केम टू नो दैट दे आर प्लानिंग टू डू दिस थिंग एंड दे विल ऑल्सो प्रॉब्ली डू दिस इन जून जुलाई टाइम फ्रेम. सो वी वांटेड टू क्या बोलते हैं आप, बी ऑन गार्ड, बी रेडी, नॉट बी ऑन गार्ड, वी वांटेड टू जो बोलते हैं ना कि मतलब उसको प्रीएम्प्ट कर दिया. एब्सोल्युटली सही वर्ड आपने निकाला, प्रीएम्प्ट कर दिया. हम उनको प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि डिस्पाइट एडवर्स कंडीशंस वी डिसाइडेड टू गो अहेड ऑन 13 अप्रैल. और 13 अप्रैल में जो 2 जगहें हमने प्लान की थी, क्योंकि वहाँ पर जाना आपको हेलीकॉप्टर से ही है और एक हेलीकॉप्टर में ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, तो कई शॉर्टेज जानी थी. तय हुआ था पहले एक जगह जाएंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे. तो उसमें जो पहली शॉर्टेज गई तो उसने तो लोगों को ड्रॉप कर दिया. एक लोकेशन में कुछ लोग पहुँच गए, लेकिन जब दूसरी जगह जाने को हुआ तो वेदर गॉट पैक्ड. अब वो पैक ऐसे हुआ कि दूसरी पोस्ट पे कोई जा ही नहीं पाया. और यहाँ पर भी पोस्ट जो है 3-4 दिन तक पैक्ड रही. तो जो लेके गए थे वो उसी पे किसी तरह सर्वाइव, एक आध कैजुअलिटीज़ भी उसमें उनकी हुई. बट उसके बाद वेदर खुला तो फिर उसके बाद तो वो चीज़ें होने लगी. तो उसके बाद में फिर वो पाकिस्तान की वो जो संभावना है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई.
और चूंकि वहाँ पर जैसे मैंने बताया था कारगिल में उनको एडवांटेज था हाई पॉइंट पे होने की वजह से, तो साल्तोरो रिज में हमको एडवांटेज था क्योंकि हम हाई पॉइंट पे बैठे हुए थे रिज पे, और वो पाकिस्तान नीचे की तरफ था। तो पाकिस्तान ने कई एक बार बाद में भी अटेम्प्ट किए हैं सियाचिन में हमको पुश बैक करने के लिए कई एक पोस्ट से, लेकिन हमने उनको हमेशा वो वहाँ पे नुकसान पहुँचाया है, और वो हम वहाँ पर स्ट्रेटजिकली लोकेटेड हैं जहाँ तक सियाचिन का मामला है। सर एक और इंटरेस्टिंग पैरेलल बिटवीन कारगिल एंड परवेज मुशर्रफ, ये जो सुओ मोटो उन्होंने एक तरीके से काम किया, मतलब मैं बहुत ही ना एस्थेटिक लेवल पे मैच कर रहा हूँ चीज़ों को। ऑपरेशन सिंदूर में यू सी दैट आसिम मुनीर बिकम्स फील्ड मार्शल, इट सीम्स लाइक द आर्मी जनरल ऑफ सम नेचर कमांड्स अ लॉट ऑफ लेवरेज इन द वे पाकिस्तान मूव्स अगेंस्ट इंडिया। जैसे हमारे केस में चीफ ऑफ आर्मी कमांड इज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, राइट, टू सम डिग्री। यहाँ पे इट्स अ लिटिल वियर्ड कि परवेज मुशर्रफ इवेंचुअली देन रिप्लेस नवाज शरीफ 2 years later, became the president of Pakistan and so on, and prime minister of Pakistan and so on and so forth. My question is, sir, how are Operation Sindoor and Kargil similar and different from each other? पहली बात तो मैं बोलूँगा कि वियर्ड नहीं है। अच्छा, हमारे केस में भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है हाँ, कि वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, द आर्म्ड फोर्सेज आर टोटली अपोलिटिकल, whosoever is in the government, whatever decision they take, the defense forces abide by that irrespective of consequences. ठीक बात, ठीक है, वहाँ पर भी कोई वियर्डनेस नहीं है, वहाँ भी एब्सोल्यूट क्लियर है। सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज़ देयर मिलिट्री व्हिच इज़ रूलिंग, बैलेंस थिंग्स आर सिंबॉलिक। एक तो उसके इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो डायरेक्ट मिलिट्री रूलर्स के अंदर रहा है, चाहे याह्या खान का इलाका हो, चाहे टाइम हो, चाहे जियाउल हक का हो, चाहे परवेज मुशर्रफ का हो। जिस पीरियड में वो सिंबॉलिज्म भी रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उस समय भी उनका जो रूल है रियल सेंस में, रूल इन द सेंस कि जो डिसीजंस को डिक्टेट करता है इंक्लूडिंग फॉरेन रिलेशंस एंड स्पेशली मोर सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वो हमेशा से वहाँ की आर्मी ने ही डिक्टेट किया है। राइट। उसमें वो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और टेररिज्म को जो स्टेट क्राफ्ट उन्होंने लिया हुआ है, वो पाकिस्तान मिलिट्री तो उसको ड्राइव कर रही है विथ ISI, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है, तो टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान नेशन का स्टेट क्राफ्ट में कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं होगी। हालांकि प्रिंसिपल ड्राइवर जो है इस थॉट का वो वहाँ की मिलिट्री ही है। तो कारगिल में उन्होंने किस वजह से किया उसकी हमने थोड़ी बहुत बात कर ली है। अब ऑपरेशन सिंदूर को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया। मौजूदा गवर्नमेंट जो थी नरेंद्र मोदी की, वो जून 2014 में आई है पहली बार सत्ता में, और तभी से ये मोटिव कि एक राष्ट्र एक फ्लैग एक रूल, वो बात चलती रही है। और आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन वो बीजेपी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में भी रहा है राइट फ्रॉम बिगनिंग। यस। अब क्या हुआ कि 2014 में जब आई तो एक नेशनल नरेटिव एग्जिस्ट करता था कि ये बहुत पावरफुल पार्टी है और जो राष्ट्र के हितों की ज़्यादा बेहतर रक्षा करेगी। एक तरह का एक नरेटिव एग्जिस्ट करता था। और इसलिए 2016 में जब पाकिस्तान के टेररिस्ट ने उड़ी ब्रिगेड पे अटैक किया, जिसमें तकरीबन 20 सोल्जर्स की हमारे डेथ हुई थी, तो उसको हमने फिर स्ट्राइक किया था सर्जिकल स्ट्राइक से। बट उस सर्जिकल स्ट्राइक में क्या था, हम कहाँ गए थे? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हम कहाँ गए थे? लाइन ऑफ कंट्रोल के अपोजिट। हमने क्या यूज़ किया था? ग्राउंड फोर्सेस। डिफरेंस क्या था? लाइन ऑफ कंट्रोल पे छुटपुट चीज़ें होती रहती हैं, वो मतलब पहले भी होती रही हैं, वो दोनों तरफ से प्लस माइनस चलता रहता है, फायरिंग होती रहती है, ये सब होता रहता है। लेकिन बड़ा डिफरेंस क्या था कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस चीज़ को पब्लिकली ओन किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ की है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये क्लियर नेशनल मैसेजिंग होती है कि आप जो कह रहे हैं वो ओन कर रहे हैं। उसके बाद आइए 5 अगस्त को ये होता है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन। फिर हो जाता है ये CRPF की जो
कन्वॉय थी जो बस छुट्टी थी। लोग आ रहे थे बस पे, उस पर अटैक होता है और 40 लोग मारे जाते हैं। तो उसके रिस्पांस में बालाकोट स्ट्राइक की जाती है। बालाकोट स्ट्राइक में 3 चीज़ तो 2016 की रिपीट की जाती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ओनरशिप। बट नया क्या आता है कि इस बार एयरक्राफ्ट का यूज़ होता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाता है। आम तौर पे जो इंटरनेशनल बाउंड्री हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो जिसकी हमने थोड़ी बहुत सैंक्टिटी दे रखी हुई थी, तो उसकी वजह से ये बड़ा बदलाव था। और फिर हमने स्ट्राइक किया, हम आए, पाकिस्तान ने सिंबॉलिक रिस्पांस किया और वो बात ख़त्म हो गई। तो अब क्या हुआ, हम एक तो पॉलिटिकली चीज़ों को ओन करने लगे, इससे एक ओपन सपोर्ट मिला डिफेंस फोर्सेस को। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि हमने अपना एस्केलेशन का लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया, पहले ग्राउंड फोर्सेस से, अब बाय एयर, पहले कुछ किलोमीटर, अब ज़्यादा किलोमीटर अंदर। और दोनों केसेस में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो था वो म्यूट था, कोई सब्सटेंशियल नहीं था। हालांकि उसने बोला कि कोई डैमेज नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है एंड ऑल दैट, एंड उसका इतना अच्छा प्रूफ नहीं आया जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अच्छा 2019 के बाद मैं आपको ले चलूँगा थोड़ा सा 2020 में। 2020 में क्या होता है, अप्रैल 2020 में चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस लद्दाख में इनकर्शन करता है। अब इनकर्शन के बाद में वो गलवान क्लैश होता है, दोनों तरफ से फोर्सेस फेस टू फेस होती हैं, इंक्रीज प्रिपेयर्डनेस होता है, वो सब चलता रहता है। तो चाइना हमारे सामने तो उस तरह का पोस्टर करके रह रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ चीज़ें निगोशिएट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं। फाइनली अक्टूबर 24 में बल्क चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। बट उस समय से उसने डिलिबरेटली पाकिस्तान को आर्म करना शुरू किया। इस समय क्या है, पाकिस्तान की जो डिफेंस इन्वेंट्री है 80% चाइनीज़ इक्विपमेंट की है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान है वो चाइना का बिगेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर है। और उसने उसके 2 सैटेलाइट लॉन्च किए सर्विलेंस के लिए, अपने जो बेडू नेविगेशन सैटेलाइट का उसका एक्सेस दिया, जो वहाँ के जो टेररिस्ट हैं वो भी नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका डिटेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है। और जो उसके J-10 और J-17 फाइटर्स हैं उसकी जॉइंट एक्सरसाइजेस कराई। पाकिस्तान में भी जब पाया कि जो रफ़ाल हमने लिया हुआ फ्रांस से, तो रफ़ाल को कतार ने भी ख़रीदा है। कतार और पाकिस्तान के भी संबंध अच्छे हैं, तो इसके पायलट्स जाकर के वहाँ पर उन्होंने कतार में रफ़ाल में भी ट्रेनिंग ली, तो उनको रफ़ाल के बारे में एक्सपोजर था। और जब ये घटना हुई तो पाकिस्तान और चाइना दोनों श्योर थे कि इंडिया विल स्ट्राइक विद अ हायर डिग्री ऑफ इंटेंसिटी दैन व्हाट इट डिड इन 2019। चाइना के नेचर में एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार हुआ है वो कि इसके पहले की जो लड़ाई थी ना 47-48 में, तो चाइना का कोई इशू नहीं था, क्योंकि चाइना तो आया ही एग्जिस्टेंस में 1 अक्टूबर 1949 में। लेकिन जब 59 में ये मामला बॉर्डर का इंडिया के साथ शुरू हुआ, तब से वो प्रॉक्सिमिटी उधर की बढ़ी। 62 में हमको लॉसेस हुए और 63 में उसने क्या किया कि जो उसके पास हिस्सा था पीओके का, उसमें सक्सम वैली एक हिस्सा है, वो उसने चाइना को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया। अदरवाइज चाइना और पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था। अच्छा, उसको वो चाहिए था ताकि उसका जो कराकोरम पास होकर के लैंड रूट बने, वो उसके थ्रू आ सके। अगर आपने देखा होगा कि जो चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास भी है, ये है कि पहले उसने अक्साई चीन में वो रोड एक्सेस बनाना शुरू किया था, विच वी केम टू नो क्वाइट लेट व्हेन विच वाज ऑलमोस्ट नो कंप्लीट। ओके। एंड उसके बाद उसको बाद में वो कराकोरम पास लेकर के वो थ्रू पाकिस्तान जो अब सीपेक के रूप में आया हुआ है, ग्वादार से लिंक कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव एक्सेस लैंड रूट के साथ क्रिएट कर रहा है ताकि इंडियन ओशन में जो हमारी डोमिनेंस है जिससे मलाका स्ट्रेट की वजह से उसका एनर्जी मूवमेंट एंड शिप मूवमेंट होता है, अफेक्ट होता है, वो उसको लिए एक ऑप्शन खुल जाए। ठीक, कि वो ग्वादार से निकाल लेगा, तो उस तरह से उसका वो हुआ। तो उसने पाकिस्तान को धीरे धीरे एक वेसल स्टेट में डेवलप करना शुरू किया। बावजूद इसके 71 में की भी लड़ाई हुई जिसमें पाकिस्तान को इतनी बड़ी हार हुई, बावजूद चाइना का स्पॉडिक स्टेटमेंट एंड सपोर्ट में कुछ मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं आया जिसने इंडियन एफर्ट को मिनिमाइज किया हो या अपोज किया हो। ठीक है। लेकिन इस बार जब पहलगाम वाला मामला हुआ तो पहले दिन से ही वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम उनकी सॉवरेनिटी को हर हालत में बचाएंगे।
उस तरह के स्टेटमेंट ओपनली शुरू में आने लगे। इनफैक्ट अगर आपको मौका मिले तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़, उसकी वेबसाइट में आप जाइएगा और उसमें एक हमने मोनोग्राफ अपलोड किया हुआ है जिसमें वो सारे प्रूफ दिए गए हैं कि जिसकी वजह से पहलगाम में जहाँ पे टेररिज्म का स्ट्राइक होने वाला था, वहाँ की सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तान ने चाइना से काफ़ी पहले ही जस्ट इस इवेंट के 1-2 महीने पहले ही मांगना शुरू कर दिया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी वाज मच मोर देन द नॉर्मल रिक्वायरमेंट। सो देयरफॉर पहलगाम एरिया में उसका इंटरेस्ट था। लोग बोलते हैं ना कि भाई ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, लेकिन ये इसका पाकिस्तान से क्या एक्सेस है, लिंक क्या है, आप उसका प्रूफ क्या है। तो आप किसी इलाके का जो एक होता है ना कार्य कारण संबंध होता है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो या वो तो एक्टिविटी तो उसका कुछ एम तो होगा ना, जैसे भी एम हो, ठीक है। तो आउट ऑफ द वे जाकर के पहलगाम जैसे इलाके का इंटेंसिटी के साथ में सैटेलाइट इमेज इकट्ठा करना पाकिस्तान द्वारा, और इतना ही नहीं, टू बी श्योर कि कहीं इन्फॉर्मेशन चाहे उसको चाइना की सैटेलाइट इमेजरी पे भरोसा नहीं रहा हो, चाहे उतने क्लैरिटी नहीं हो, जो भी कर रहा हो, उसने एक मैक्सर टेक्नोलॉजीज है जो कमर्शियल सैटेलाइट है, जो मतलब लोगों को पेमेंट के बेसिस पे सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करता है। हम भी खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हो, एनीबडी कैन बाई। तो उसके साथ भी इस इलाके का ऑर्डर दिया। तो इस टेररिस्ट स्ट्राइक के पहले अगर आप देखेंगे, सर कौन से पेज नंबर पे जाऊं ये देखने के लिए, बिकॉज़ ये काफी डैमिंग बात है। पेज तो मुझे थोड़ा सा हिमांशु सर्च करो कहाँ पे ये सैटेलाइट इमेजरीज जो रिक्वेस्ट करी हैं, इसका कहाँ पे हुआ है। मैक्सर टेक्नोलॉजीज करके अगर आप देखो ना तो उसमें वही पाएगा, उसमें पूरा प्रूफ दिया हुआ है। ये देख पहलगाम स्पेस बेस्ड सैटेलाइट। अब आप इसको आप आगे देखो। हाँ इस रुक जाओ, हाँ इसी को देखो ना, पहलगाम एरिया ऑफ इमेजिंग बाय वेरियस नोन कंस्टलेशंस। इसके ऊपर जाओ, इसमें लिखा हुआ कंटेंट में ये वाला इलाका था। मैं क्या बोलते हैं, मैं रीड सर आप? हाँ करिए। The Maxar data currently shows that the imaged Pahalgam area 10 times between 2nd and 22nd February 2025. Is that normal, that frequency? नहीं आगे पूरी क्लियर हो जाएगा। More importantly, Maxar was only one geospatial intelligence resource. China's civil satellites provided 129 out of the total 183 images taken of Pahalgam since 1st January 25. Turkey imaged 25 times. All possible resources were exploited to the fullest as per data found by Dr. Aditya Kothandapani, an independent GeoInt expert. Detailed imaging of Pahalgam area, which is in map 1, from multiple sources in 2025. Chinese, only civil satellite data available. Military satellite would have been in addition. Wow. Turkey, Maxar and other sources is elaborated at table 4. The breakup of Turkey constellation-wise could not be accessed. A graph of host country-wise of the commercial space entities which imaged Pahalgam area is elucidated at figure 6 below. Similarly, constellation-wise graph is figure 7. This by no way means that the commercial satellite company sold the images to any Pakistani or Pakistan-sponsored entity. These details would need further investigation by concerned agencies. Who's written this, sir? You've written this, your agency. No, we have a concept of chair of excellence. So we have a chair of excellence on unmanned aerial system warfare with a special focus on counter UAS, which is currently being held by one officer, Brigadier Anshuman Narang. So he does the research focused on this particular area. Okay. So it is he who has researched. It's a very good document. It's very interesting because, sir, in fact, beyond the this dialogue, whenever you get time, you must read this document, and then you'll find the whole nexus of Pakistan and the its interest in Pahalgam, how the whole thing was planned will get unraveled. Is there some things at the top of your head you can tell me about? Because this, sir, I'll tell you why I'm interested. I'm so sorry. If you look at the delegations जो सारी दुनिया जा रहे हैं, only yesterday or day before a video surfaced where Ishan Tharoor, son of Shashi Tharoor, is asking. I know, I have heard that, and yes. he gave 3 regions. Yes. So in those 3 regions, firstly he said that the एक तो पाकिस्तान की history रही है, always doing this. Second, he told that the activity was owned by TRF. Which is actually Lashkar-e-Taiba का front है. वो rebranded है. हाँ तो and that they owned within less than an hour's time. Right. जबकि वहाँ पे उतना communication कुछ नहीं था, तो unless कोई बंदा उसमें शामिल है उस एक्टिविटी में या मॉनिटर कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको ये कैसे पता चलेगा. Right. And then within a day again they repeated. Subsequently, when things started building up, then they backed out. And it is Pakistan's history that they have never owned anything. When they have not owned Kargil,
उन्होंने अपने जो सोल्जर्स हैं डेड हैं उनको नहीं एक्सेप्ट किया, विच वी हैव बरीड विथ ऑनर एंड डिग्निटी इन कारगिल, बिकॉज आई टोल्ड यू ना इंडिया इज रिलेटिवली an idealistic country, and because of that we also lose a lot in our interpersonal national relationship actually. Yes. ठीक है, अगर हमने किसी दुश्मन को भी मारा हुआ है और दुश्मन थोड़ा सा वो आता है तो we feel very good to become benevolent and give more than what the other classic पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी story. Absolutely dot on. मैं actually उसी चीज को point करना चाहता था, वही चीज है ये. This is the nature of Indian culture. Absolutely. कि we want good. And that is not how militaries should be run and defense should be done. And good and कोई जब मामला होता कॉन्फ्लिक्ट का ना, तो वी आर द फर्स्ट पार्टी विच इज कीन कि ये मामला यार थोड़ा सा एडजस्ट करके बातचीत करके इसको रिजॉल्व कर लो. हाँ, राइट. ठीक है, आप देखो कि चाइना इज अ कंट्री विच इज़ नॉट इन हरी टू रिजॉल्व इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट. It has resolved its border dispute with all other countries except India and Bhutan because of the obvious reasons. But balance all the countries, and किसी में उसने 70 साल लिया है, किसी में 50 साल लिया, किसी में 20 years लिया है. Unless it reached a condition कि वो जो negotiation है उसके favorable terms में हो रहा है, तब तक उसने agree नहीं किया. अगर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो आप फिजिकली आप कंट्रोल में हो तो क्या फ़र्क पड़ता है. आप जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा आप अपने ओन टाइम ऑफ चूजिंग पे करो. बट इनवेरिएबली वी फील कि चलो बातचीत कर लो, ये कर लो, थोड़ा ले दे करके वो करके ना, मतलब कर ले करके अपना वो कर लो, वो तो थोड़ा सा वो है. तो वैल्यू सिस्टम बेस्ड इट इज़ गुड थिंग है ना. हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम ऑल दैट, तो वी स्लीप बेटर दैट वे. बट वी डोंट स्लीप बेटर अनदर वे. राइट सर. No, sir, is there anything else I should know from this document? Because I think this is very damning for the international community. इसमें क्या है कि आपको एक तो पाकिस्तान का लिंकेज मिलेगा पहलगाम में स्ट्राइक का, और जो हमने डैमेज किया हुआ है इस बार, क्योंकि 16 और 19 में ना एक नैरेटिव आया फ्रॉम आवर अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो एंड नंबर ऑफ अदर पीपल ऑल्सो कि हमारा कोई डैमेज सब्सटेंशियल नहीं था. तो इस बार एक्चुअली जो 7 मई की सुबह चुनी गई, उसके चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि हम ऐसे समय को चुने कि हम वहाँ के प्रूफ को, इमेजेस को पूरे वर्ल्ड के सामने इस टर्म में ले आ पाएँ कि उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रह जाए कि क्या डिस्ट्रक्शन हुआ. अदरवाइज जो 22 अप्रैल के बाद में हमको रिस्पांस करना था, आप क्या समझते हैं कि हमको 7 मई तक इंतजार करना था? नहीं करना था, हम पहले भी कर सकते थे. राइट. एंड स्पेशली इस सिचुएशन में, जबकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब से मामला हुआ है, तो अभी तो केवल वो जो वहाँ पे इनकर्सन्स थे वही इशू रिजॉल्व हुआ है. बट फोर्सेस तो अभी भी फुल्ली अलर्ट हैं, अपडेटेड हैं. हम वी आर स्टिल ऑन चाइना बॉर्डर इन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आवर प्रिपेयर्डनेस एंड चाइनीज साइड. ऑन चाइनीज साइड. चाइना मीन्स कि वी ऑल्सो नो कि अगर चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पाकिस्तान विल ज्वाइन. तो हमारी प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान साइड में भी इक्वली इफिशिएंटली है, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक ऑफ 2 फ्रंट वॉर. तो हमारी जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, और संयोग से उस समय देखिए कि नोबडी वाज नोइंग कि 22 अप्रैल को ये पहलगाम होगा. नोबडी कुड एंटिसिपेट. हमारी जो नेवी थी या नेवी के बहुत बड़े रिसोर्सेज थे, वो अरेबियन सी में ऑलरेडी पाकिस्तान के इलाके में गए थे. एंड उन्होंने जो प्रोटोकॉल होता है कि नोटम उन्होंने इशू किया था कि हम यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं. इट वाज नॉट एनी इंटेलिजेंस बेस्ड प्लान, बट इट हैपेंड. कभी कभी होता है ना कि दैट God helps those who help themselves. Maybe this was entire Operation Sindoor mein I think God has been also very kind to us. The way things have gone. तो इतना हमको टाइम नहीं लगता. बट जो वेदर कंडीशंस थी या बाकी चीज़ें थी, वो क्योंकि जितना टाइम हम ज़्यादा पाकिस्तान को दे रहे थे, वो पाकिस्तान के प्रिपेयर्डनेस के लिए टाइम मिल रहा था हमको चेकमेट करने के लिए. Got it. एंड तो हमने ये टाइम इसलिए लिया कि हम ऐसा टाइम सिलेक्ट करना चाहते थे जिससे जो हम डैमेज क्रिएट करें वो अनप्रेसिडेंटेड एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स में पूरे वर्ल्ड को पता चला. एंड वही हुआ. आपने देखा होगा कि तो आप सिंदूर में हमने एक और बड़ा वेरिएशन किया, क्योंकि देखा आपने जो 16-19 की कहानी थी वो पीओके LOC में शामिल थी. पाकिस्तान वॉज एक्सपेक्टिंग कि व्हेन दिस टाइम with whatever name we come in this operation, it is also going to be limited to predominantly in POK and LOC sector. कि वो escalation ladder में रेंज में रहेंगे. हाँ, रेंज में रहेंगे, उसी इलाके में रहेंगे. ठीक है. अच्छा, and we are going to hit the terrorist infrastructure, जो कि POK में उतने बड़े नहीं हैं. and they keep moving from one place to another place. and जब 22 के बाद उनको लग गया कि अटैक हो रहा है, तो नेचुरली उन कुछ जगहों को खाली भी करेंगे unless जहाँ पे स्टैटिक सेटअप्स हो. ठीक.
But this time we went beyond that, and we chose Bahawalpur and Muridke, the headquarters of JEM and Lashkar-e-Taiba. And वहाँ पे we use the precision strike weapons. इनफैक्ट एक बिल्डिंग में तो अगर आप देखेंगे जो इमेज आई हुई है कि आधे बिल्डिंग में जो टेररिस्ट जहाँ रहते थे दैट हैज़ बीन डैमेज्ड, एंड आधे में जहाँ पर सिविलियंस थे दैट हैज़ बीन नो डैमेज, बिकॉज आवर एम right from beginning was against terrorists and their infrastructure. We did not choose the military infrastructure also in the first night attack, जो कि basically conventional concept of operations के खिलाफ है. नामली क्या होता है कि जब आप एरियल अटैक करते हो, हालांकि इसमें इस बार एरियल अटैक में भी हमने ना तो LC क्रॉस की ना तो IB क्रॉस की, हम अपने एयर स्पेस से हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लॉन्च की थी. बट नामली जब भी आप एयरबॉर्न होते हो और आप इस तरह का एक्शन करते हो तो पहले आप दुश्मन के जो एयर डिफेंस रिसोर्सेज हैं, जो रडार्स हैं, जो बाकी चीज़ें एयरफील्ड्स हैं, पहले उनको आप सप्रेस करते हो. अगर टोटलिटी में ना सही तो कम से कम इतना करते हो कि आप एक गैप क्रिएट करते हो जिसके थ्रू जा करके आप अपना एम अचीव कर पाओ. राइट. बट वी टुक दैट कैलकुलेटेड रिस्क बिकॉज वी वांटेड टू गिव द मैसेज टू द टेररिस्ट एंड कंट्री कि आपका चाहे न्यूक्लियर स्टेटस हो चाहे जो हो, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं. एंड वी आर नॉट, एंड आफ्टर डूइंग दैट वी सेड वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑफ एस्केलेशन, and we suggested to them that you take this as a strike against terrorists and not against your own country. बट टेररिस्ट में तो वहाँ पे आप सोच लो कि बाद में जो फ्यूनरल में लोगों की वहाँ पे फोटोग्राफ्स आई हैं और जो प्रूफ हुआ है, वैसे भी टेररिज्म तो और पाकिस्तान मिलिट्री तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू. बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा दो पहलू नहीं, एक सिक्के के ही एक ही पहलू हैं दोनों. तो उन्होंने इसको अपने ऊपर लिया. इसी बीच में चाइना तो सपोर्ट पूरा का पूरा कर ही रहा था, इंक्लूडिंग उनका डिप्लॉयमेंट कहाँ हो कैसे हो. टर्की भी उसमें शामिल हो गया और 7 मई के पहले ही उसने एक एयरक्राफ्ट भर करके जो उसके आसिस गार्ड के बनाए हुए सोंगर ड्रोन्स थे वो पूरे भेज दिए. अब जो 7-8 की रात में तकरीबन 500 ड्रोन का उसने अटैक किया पाकिस्तान ने, राइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, पंजाब एंड टेकिंग डाउन टू रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. और ये ड्रोन्स ऐसे नहीं है कि ये जस्ट आया और जैसे होता टाफ़ी आपने ख़रीदा, मान लो एक वैरायटी की है तो दूसरी वैरायटी की मिली तो आपको उसको खाने को सीखना पड़ेगा, आपने मुंह में डाला खा लिया. बट इन ड्रोन्स को जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू लॉन्च एंड ऑपरेट. एंड इसीलिए टर्की ने जब एक एयरक्राफ्ट भर करके ड्रोन से भेजे थे सोंगर ड्रोन्स और यह 3 ड्रोन्स, तो उसके साथ उसने अपने इंस्ट्रक्टर्स एंड ऑपरेटर्स भी भेजे सो दैट दे कैन ट्रेन पाकिस्तानीज एंड कैन पार्टिसिपेट. इनफैक्ट 10 की सवेरे जो भुलारी एयरबेस में स्ट्राइक हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, उसमें टर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर्स भी मारे गए थे. अच्छा. तो एक टर्की का भी एक एयरक्राफ्ट पहले ही आ गया था विच वॉज यूज्ड ऑन नाइट 7th-8th. एक दूसरी रिपोर्ट है सेकेंड एयरक्राफ्ट आल्सो केम, बट प्रॉब्ली दैट केम आफ्टर अराउंड midnight, आफ्टर दिस स्ट्राइक वाज ओवर, बट दैट आल्सो केम विद फुल ऑफ द एयरक्राफ्ट. उसके बाद देन वंस दे डिड देन वी डिडंट हैव अ चॉइस बिकॉज वी हैड डिसाइडेड इफ पाकिस्तान डज समथिंग वी विल रिस्पॉन्ड. दे डिड पहलगाम, वी डिड 7th में, दे डिड ड्रोन्स, वी डिड समथिंग मोर. Then again they tried to fire some missiles in this thing, though we negated all attacks. But then we decided we have to go very in a hard kill manner for Pakistan, and that's why came the 10th morning ki strike where all the air defense batteries were taken out, the gaps were created, airfield stunning aircraft, aerial warning, the kind of damages which have been done are they are unprecedented nature. In fact उतना तो उसने वेस्ट पाकिस्तान में शायद 71 में भी नहीं सहा होगा. It is of that quantum. But उसके बाद भी despite being on the decisive edge we said that you have done, ours is just a response. So and we don't want to escalate. So उस दिन 10 तारीख को तकरीबन 11-11:30 बजे उनके DGMO को कॉल आता है हमारे DGMO के पास, which was not attended. Then हमने नहीं उठाया. we didn't attend that call. And then finally second time it came at 3:30 in the afternoon, same day, 10 तारीख को. ठीक है. तो उसके बाद then that was picked and then they decided कि 5 o'clock onwards सीज फायर आप कह लो टर्म, या मतलब वी विल स्टॉप द हॉस्टिलिटीज. एंड देन एक दिन के बाद में फिर संडे को बात होनी थी कि उसके वी विल देन डिसाइड ऑन द मॉडलिटीज हाउ टू revert back to pre-22 April situations. But India has not
actually terminated Operation Sindoor. It has been just been paused. Our preparedness is of the similar level. अभी परसों ही एयरफोर्स ने वेस्टर्न बॉर्डर पे फिर फुल फ्लेज एक्सरसाइज की हुई है. एंड चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी में, वी आर रेडी, but we are not going to take any proactive action. If Pakistan does something, we will enhance the level of our response, always higher than what we have done previously. And we have proved to the world and to the Pakistan that being nuclear is not something which will be, holding us back. I have a question. Actually, look up how many earthquakes in Pakistan in the last 20 days. Have you heard of this theory, sir? Yes, I have heard that theory because, the issue came about the Kirana Hills. Yes, sir. So, in fact, जब पहली joint conference हुई थी DG Ops, DG Air Ops and उसकी, तो किसी ने पूछा सवालों से कि आपने तो किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स पे स्ट्राइक कर दिया. ही टोल्ड क्लियरली कि किराना हिल्स में उन्होंने कुछ न्यूक्लियर असेट रखी है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है और हमने किराना हिल में कोई स्ट्राइक नहीं की हुई. बट बाद में टू काइंड ऑफ थियरीज स्टार्टेड मूविंग. एक तो 4.5 प्लस के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स की रिपोर्ट आई. More than 10. अच्छा, उस दिन on the day उस दिन एंड बाद में मतलब 10 का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट क्योंकि आई एम नॉट मॉनिटरिंग इट दैट इंटीमेटली. हो सकता है जो आप 10 के नंबर कह रहे हो सही हो, बट 3-4 बार तो मैंने भी इसको पढ़ा है कि ऐसी रिपोर्ट आई है. And that was being attributed to as if the nuclear detonation has taken place. Of course, that was not related to the Indian strike directly. और एक और भी चीज़ आई कि US aircraft came for boron and other things to handle the radiations, and then Italy से भी एक aircraft आया, something like that. That was in the news. But to the best of my knowledge, whatever I know of Indian Army and the country India, having agreed of not striking each other's nuclear installations, which the list we exchange on 1st of January every year, India has not and will not do any kind of such action unless Pakistan does some nuclear strike, and in the second response we obliterate them. That is a separate issue altogether. तो आप कह रहे हो so इसकी जो स्टोरी मैं अभी इसमें मतलब मैं ये कह सकता हूँ भरोसे के साथ कि इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है. अच्छा, अब डेटोनेशन तो उनका नेचुरल हो सकता है, वो भी कुछ कर सकते हैं, भगवान जाने क्या है. और एक तो ये स्टोरी कितनी सही है ये मुझे पता नहीं है. दूसरा मैं भरोसे के साथ कहता हूँ इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है. और तीसरे एक्चुअली क्या है वो तो दैट विल बी नोन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तो आप मतलब आप भरोसे से कह सकते हो कि किराना हिल्स में हमने उनके कोई न्यूक्लियर एसेट्स नहीं टारगेट किए हैं. वो एक अफवाह है, कहानी है. हाँ, न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करना के तो अफवाह है, कहानी है. मतलब इंडियन रोल का जो है वो अफवाह है, कहानी. क्योंकि सर उससे फिर रेडिएशन रिस्क तो इंडिया को भी रहेगा ना अगर हमने कुछ न्यूक्लियर. बट नेचुरली तो कॉमन सेंस है. हाँ, तो मतलब न्यूक्लियर एसेट्स टारगेट करना इतना आसान काम हो भी नहीं सकता फॉर आइदर कंट्री. एब्सोल्युटली, बिकॉज द विंड्स विल ब्लो एंड देन मोर पीपल विल डाई ऑन आइदर. नहीं, विंड्स तो चलो वो तो एक पल हुआ रेडिएशन का, बट रेडिएशन की जो शॉक वेव्स हैं, बाकी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ना, दे आर डिवास्टेटिंग. ठीक है, इट इज नॉट समथिंग दैट अ कंट्री कैन अब्सॉर्ब, एनी कंट्री. एंड स्पेशली जहां अगर कहीं पे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं तो इट इज नॉट अ सिंगल बॉम्ब व्हिच इज गोइंग अप, देन इट इज सब्सटेंशियल, and then the impact is going to be this thing. So why should India do that? जो इंडिया जिसने स्टांस लिया है कि एक स्ट्राइक का जवाब दिया टेररिस्ट पे, इवन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टच किया, वो all of a sudden why it will go for nuclear strike? It is unbelievable and unreasonable. Makes sense. I have another question, sir. 22 अप्रैल को जब पहलगाम होता है, या सपोज बैक इन द डे जब हम फाइंड आउट करते हैं कि इधर चाइना और पाकिस्तान हैज इंट्रूडेड अपॉन कारगिल in 98-99, I'm sure once the first bell rings, then it's a race to the bottom in terms of intelligence. कि मतलब अब 22 के बाद I'm assuming the first phone call goes to the Prime Minister's office saying something has happened, and then the agencies are all on high alert gathering intelligence on how we can respond, how we can prevent further counter terrorism कैसे करें, terrorism कैसे रोकें, and they also go into that mode कि अब ये कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे. This probably starts beginning a game of intelligence chess. For the common people, we don't understand how intelligence is gathered in these situations. Give me an example of how that occurs. You don't have to speak to the specifics. नहीं, उसमें क्या होता है कि एक तो इंटेलिजेंस का चाहे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदर करना हो, वी हैव अ नॉमिनेटेड एजेंसी विच हैज़ गॉट रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड्स विच इट कीप्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन.
And similarly, we have the internal agencies also earmarked with this kind of task. Military, Army, Navy, Air Force, they have got own intelligence networks to gain this information. So एक तो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है जो नॉर्मल अकरेंसेस को मॉनिटर करता है, बट इट इज़ नॉट दैट वाइब्रेंट एंड इंटेंस कि हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को उसके फुल एलोबरेशन में वो देख पाए. ठीक बात. देर आर एंड कभी कभी क्या होता है, यू आर एंटिसिपेट दैट एडवर्सरी इज गोइंग टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, इट एक्ट्स डिफरेंटली. हाँ सर, वो पकड़ना तो मुश्किल रहता है. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इन प्लेस रहता है, बट इट इज़ नॉट दैट एनीथिंग एवरीथिंग विल गेट कॉट. राइट. अभी जैसे पहलगाम का मामला हुआ, तो पहलगाम में 22 अप्रैल में नोबडी वाज सपोज टू एक्चुअली गो देयर. The permission from the state administration or district administration had not come. बेसिक तरीका था वहाँ पे, because that valley is beautiful, उसको किस तारीख से लागू होना होता है वो उसमें परमिशन ली जाती है, and then basic security element it is kept in place, which was 3 to 4 days away. Right. But वहाँ पे जो बाकी जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, प्लस जो वहाँ पे लॉजेज हैं, बाकी जिनका बिजनेस है, वो बिना उस परमिशन के, उस परमिशन जो है वो तो मतलब फिजिकल हाथ नहीं पकड़ती ना, कि मतलब वो तो आप उस तरह कुछ चीज़ें कर सकते हो. वो पहले आ गए, लोगों ने आना शुरू कर दिया, एंड ये वाला चीज़ ऑलरेडी इन प्लेस था. इवन ये इन लोगों का ये जो ना एक्टिवेट करना कुड बी पार्ट ऑफ दैट गेम प्लान, हु नोस. ठीक है, क्योंकि अगर परमिशन लेने के बाद में गए होते तो बेसिक सिम्बलेंस ऑफ सिक्योरिटी वुड हैव बीन देयर. इट्स अ नेचुरल थिंग. एंड क्योंकि ये इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 2-4 टूरिस्ट आते हैं, इट इज़ मतलब पॉपुलेटेड बाय टूरिस्ट इन अ बिग वे. सो उसके पहले ही ये डेलिबरेटली दिस एक्शन वाज डन. तो जब ये होता है तो उसमें बेसिकली जो सेटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, कहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ी, क्या हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग इज स्टार्ट्स गेटिंग मॉनिटर्ड. एंड जब लगता है जहाँ जहाँ पे है उस तरह से मतलब वो चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं. अच्छा, पर उसके बाद लाइक नाउ सपोज वी आर इन हाई अलर्ट, समथिंग हैज हैपेंड. अब इंटेलिजेंस गैदर कैसे हो रही होगी फ्रॉम द इंडियन साइड इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर वी असेसिंग? आर वी असेसिंग कि हमें हाउ शुड वी एंटर, व्हाट शुड वी डू, व्हाट इज अ स्पेसिफिक टारगेट, व्हाट विल नॉट कॉज टू मच एस्केलेशन? लाइक हाउ इज इंटेलिजेंस बीइंग गैदर्ड इन द वेक ऑफ समथिंग लाइक अ कारगिल इंट्रूजन और अ पहलगाम अटैक? See, like I told you already कि Kargil was also a kind of surprise. Right. So thereafter it has come in our security calculus that any of these things could also be targeted, or these kind of actions could also take place. And therefore we modified our way of war fighting and this thing. So this is already factored. सिमिलरली जब ये जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, वी वेंट इनटू पाकिस्तान, एंड इट इज़ बट नेचुरल कि दो वी हैव गॉट अ डिसाइसिव विन, बट इवन इन अ डिसाइसिव विन देयर आर ऑलवेज लेसन्स टू लर्न. And those lessons are learned to improve your doctrines, your policies, your equipment acquisitions, your capability development. क्योंकि इस बार हमने क्या पाया, 2 फ्रंट की तो हम हमेशा बात करते थे, हमको चाइना से भी लड़ना है, पाकिस्तान से भी लड़ना है, बट अभी तक 2 फ्रंट की बात हो रही थी कि 2 कंट्रीज़ को 2 ज्योग्राफीज़ में लड़ना है. इस बार क्या हुआ कि हमने दोनों को, हमको एक ही ज्योग्राफी में लड़ना पड़ा. पाकिस्तान का पूरा रिसोर्स था डिप्लॉयड, पूरा चाइनीज़ माइट वाज फाइटिंग विथ हिम, दे वर टेस्टिंग देयर इक्विपमेंट की, ताकि अगर वो सक्सेसफुल हो गया होता तो फिर वो उनको वर्ल्ड मार्केट में उसको एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता. तो इट इज़ बिसाइड द पॉइंट की दैट PL-15 एंड ऑल दोज थिंग्स फेल. तो अब जो है ये जो नए सिचुएशंस आ रही हैं, या जैसे इटली मेरे नाम में बात, टर्की बेचारा इटली पिट गया. इटली पिट गया. सॉरी मिलन जी. हाँ. तो टर्की में क्या है कि किसी भी कंट्री को अपने दोस्त को वेपन, आर्म्स, अम्युनिशन देना ये कोई अजूबा बात नहीं है, रूटीन चीज़ है. ठीक. हमारे पास भी मतलब फ्रांस के रफेल्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, रशियंस हैं, तो ये ठीक है. बट उस वेपन्स के साथ में अगर आप अपने ऑपरेटर्स या सोल्जर्स भेजते हो, देन इट बिकम्स यू ऑल्सो पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस इज अ न्यू इमरजेंस व्हिच टर्की हैज डेमोन्स्ट्रेटेड. ऑफ कोर्स इट हैज बीन वेरी बिग सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान right from beginning. In fact, this has been the only country in the world which has been championing the cause of Kashmir, exactly like parroting what Pakistan has been saying. अच्छा.
But when it was struck by an earthquake in 2023, India was the first responder of it established field hospital, took people, did anything and everything for their benefit, because we have that that idealism and Vasudhaiva Kutumbakam concept. ठीक. Even vaccine diplomacy mein we did not differentiate between good friends, normal friends, or your adversaries. So that is the kind of national attitude or culture or philosophy we have got. But as against softening or being reasonable, the Turkey's hardening has actually increased. That is something of a cause of concern. Sir, please. So so in our scheme of things, are the kind of capability which we are going to create. We don't have to only factor 2 countries in 2 geographies. We might have to factor 3 countries in a single geography. So that kind of the preparations and this thing has to be done. And at what point of time, even if these things are concentrated in one geography, how does it shift to another geography? That is also a matter of detail which will be known. So, sir, I understand. The first time I asked this question, you told me कि intelligence 22 अप्रैल तक कैसे काम करता है, that we are trying to anticipate and preempt, but you cannot always do that. Then I asked the question and you told me how intelligence will work from here post-Op Sindoor, knowing that 3 countries might enter the same geography in one way or the other. I am trying to ask between 22nd April and 7th May, because एक तो इंटेलिजेंस का जनरल प्रिपेयर्डनेस है जो अब हम पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर में देख रहे हैं या प्री ऑपरेशन सिंदूर में देख रहे थे. देयर वाज अ स्पेसिफिक पर्पस बिटवीन 22nd एंड 7th, एंड इफ देयर इज अ रीजन यू कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. यू कैन स्पीक टू द जनरलिटीज ऑफ इट ऑल्सो. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बिटवीन द 22nd and the 7th, what kind of intelligence, let me ask a simpler question, what kind of intelligence apparatus do we use? Do we use probable spies or some kind of people within the geography of Pakistan, or do we have technology, do we have satellites? Like, what is the kind of intelligence happening between those days? We have a combination. Acha. We have satellites also. But actually our coverage is not as good as is with China. China can revisit a place within 30 minutes. Let's say suppose we are sitting here and its satellite sees us. After 30 minutes, let's say both of us are not sitting here, it will be able to find the change and detect. As of now, our current capacity is close to 2 days. Acha. Because that's what it takes to. That is the kind of refresh rate or revisit rate which India currently has. Of course, in Operation Sindoor, we mobilized all satellites focused to this area, so we were still able to get a revisit rate of close to 8 hours. Acha. Now we are going to launch 52 satellites in next 3 to 5 years. And with that, probably we'll be reaching a timeline of 2 hours once those are that constellation is operational. On the other hand, China is launching large number of satellites. Its planned revisit rate is going to be 15 minutes. Acha. So those satellites are one thing. In area of interest, you remain focused. Like the geosynchronous satellite, because it sees only one place of that Earth, because its rate of movement is the same as the rate of the Earth movement. So wherever we are, its interest areas, South China Sea, East China Sea, those countries, their line of actual control all along the Indian border and India-Pakistan border. That is where it has kept an eye, and of course on the towards USA also. Plus उसके जो LEO and MEO satellites हैं, they are the one who are also giving its coverage like anything, because in number of satellites it is the second largest capability after USA. So we have the satellites, we have the electronic intelligence monitoring, that whatever communication originates anywhere in Pakistan, we are able to monitor and see into this thing. So normally when mobilization takes place, people try to maintain the radio silence, but if in its bits and pieces some communication comes, whether it is ground to air or ground to ground, so that gets detected. And we have our sources. Each country has the sources, network of people, and this thing. So it is a combination of the and then you have the friendly countries who are keeping an eye. Let's say USA keeps an eye on all those countries who are nuclear capable. So if you have good relationship, you may have the inputs from them also, what is happening, and a number of other countries also. So you get the information from your own satellite networks. You get the information from your electronic intelligence, which is more reliable. You get from friendly foreign countries. You also get from your sources which are operating, in those countries or maybe elsewhere. It's normal. You would have seen the, various movies of Salman Khan or kaun si thi, ek tha Tiger and all that. I get it.
So these things are routine which keep happening, and every country does. It is not that we are doing so Pakistan is not doing. And sir, I understand you have a history with strategy in as part of your service. इस केस में strategy कैसे काम करती है sir? Like what does strategy mean? You can take the example of Kargil. How does the military imagine strategy? कि हमें करना क्या है? For the common people who do not understand, we understand guns and bullets, very frankly. How does strategy operate? What are we thinking? Actually, strategy comes out of the national aim, national political aim. As I told you, in India, being a democratic country, the entire power is vested in the political hands, and whatever the government in power decides, the militaries follow exactly that. And of course, there is a dialogue. Let's say suppose an action is stated that we want to achieve this. If there is some problem, then the dialogue takes place. But finally, it is the decision of the political masters which takes place. आपने सुना होगा कि इसमें जो 1971 में Sam Manekshaw said, "I cannot enter." Mrs. Gandhi wanted us to go in June-July time frame. Yes. अब वो होता है पानी वाला टाइम. जी. And number of rivers, tributaries आप सोचो बांग्लादेश में कितनी हैं. Right. तो the dialogue took place and he told कि भाई we require ये time suitable नहीं है. Passes हमारे खुले हैं. And if we go with that kind of aim which we wanted to go, तो चाइना भी पासेस के लिए आ सकता है. सो लेट्स गो इन फॉर दिसंबर. तब जो है ये इसका फ्लड वाला इशू ख़त्म होगा, हमारी फसल ये वाली कट चुकी होगी और पासेस बंद हो चुके होंगे, चाइना का इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं होगा. एंड देन शी एग्रीड, बट देन वॉट एवर शी सेड वी वेंट अहेड विद दैट. So this kind of dialogue takes place. Like in Kargil, the political master said that we don't have to cross line of control. So for obeying that, even if we had to suffer some casualties, it has to be accepted that way. So you cannot, in Indian ecosystem, neither you can go and now you think of going, because that's why our democracy is so vibrant and flourishing, because defense forces, honestly speaking, has been totally apolitical. ठीक है sir, but for instance I remember watching Laksh, which I think is about the Kargil Tiger Hill, absolutely, right? Absolutely. और उसमें in fact my children are they are known to be Laksh casualties. Seeing the movies and then getting motivated to join the armed forces. and there are very many children, right? उसमें sir there is a moment where I think there is a model of Tiger Hill, and the commanding officer is talking to his soldiers, and there is only a few, 4 or 5, in one of which is Hrithik Roshan, and they have all these pieces on this, and they are saying कि हम इस wall से नहीं चढ़ेंगे या इस face से नहीं चढ़ेंगे, and we'll go this way. Is that what strategy looks like, or is that नहीं ये तो this is the basic lowest level का tactical plan होता है. This is tactical plan कि भाई आपने ये objective attack करना है, तो कितने लोग जाएंगे, किस तरफ से जाएंगे, क्या रूट करेंगे, कहाँ से फायर पावर होगा. दिस इज स्ट्रेटजी इज अ बिगर प्लान. जैसे ऑपरेशन सिंदूर व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी वाज टू पनिश पाकिस्तान एंड बी एट द डिसाइसिव पॉइंट एट ईच इवेंट. पहले क्या होता था लड़ाई में, आपने सुना होगा एक कहावत थी ना कि यू में लूज बैटल्स बट यू हैव टू विन द वॉर. तब थे वो, जबकि जो वॉर का टर्मिनेशन था वो विक्टर के हाथ में था. ठीक है कि भाई ठीक है यहाँ पर आज लॉस होगा, कोई बात नहीं, कल ज़्यादा जीत लेंगे, वो संभव था. जैसे महाभारत का युद्ध है कि नहीं, महाभारत तो छोड़ो, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की बात है. महाभारत तो चलो बहुत पहले का है. मतलब शुरू के जो लॉन्ग ड्रॉन वॉर्स होते थे उसमें ये था कि भाई ठीक है, अगर आपने एक पोर्शन में आप हारे छोटी मोटी बैटल तो कोई बड़ा इशू नहीं, टिल द टाइम ओवरऑल वॉर आपने जीता. दैट वाज स्ट्रेटजी. उसके बाद क्या हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई उसके बाद, एज वी मूव अहेड इन टाइम, कि लड़ाइयों पे जो लड़ने वाले हैं उसके ख़त्म होने पर उनका कंट्रोल नहीं रहा पूरी तरह. इंटरनेशनल इंटरवेंशन आना शुरू हुआ, बाकी चीज़ें होनी शुरू हुई. देन दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट कि भाई ठीक है, अब आप यू कांट लूज अ बैटल एंड विन अ वॉर के कॉन्सेप्ट नहीं चले, क्योंकि जब आपने मान लो लूज अ बैटल किया है, उसी इसमें लड़ाई खत्म हो गई तो डिस्पाइट, तो मतलब आपकी तो बड़ी होने में, विक्टर होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए. देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन साइकिल्स. ऑपरेशन साइकिल्स आर 3 to 5 to 7 days का टाइम. जैसे मतलब मान लो महीने भर लड़ाई चलनी, जो करके छोटे छोटे एक्टिविटी के फेजेस होते हैं. इट वाज डिसाइडेड भाई यू हैव टू बी अहेड ऑफ योर एडवर्सरी एट द एंड ऑफ ईच ऑपरेशन साइकिल. तो वो ऐसे लड़ाई चलने लगी. बट इस बार जो इंडिया ने स्ट्रेटेजाइज किया कि we decided we have to be ahead of our adversary at every event. They did Pahalgam, we did 7th May. So we are ahead of them. If they would have, and clear messaging of de-escalation, because we also were responsible that escalation control is also important.
Now they did something, we again did something. They did again something, then we did 10th May. So at every event, the plan was to be ahead of adversary by hitting strongly and still being in the escalation control. Acha. That So was the that's strategy. That is the Acha, strategy. Okay. And so this comes largely from probably political discussions with हाँ, top leaders. पॉलिटिकल एम से ही मिलिट्री स्ट्रेटजी फ्लो आउट करती है. अच्छा, ठीक है. तो टॉप मिलिट्री ब्रास एंड टॉप पॉलिटिकल ब्रास probably sits together and decides कि हमारा strategic objective roughly ये है that we want to be ahead at every decisive point and we want to punish them proportionately without escalating it far beyond our control. That would have been the game. Yes. And sir, इस case में how do we factor in damage control and downsides? Because I'm sure when you're building a strategy, you're also looking at क्या गलत हो सकता है and how's that factored in? ये जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं, चाहे आपने छोटी मोटी ग्राउंड स्ट्राइक भी, सर्जिकल स्ट्राइक या 2016 की या कोई भी चीज़ होती है, यू ऑलवेज मेक कंटीजेंसी प्लान. जैसे इसमें वी वांटेड टू डू द एस्केलेशन कंट्रोल, बट कैन यू बी श्योर दैट इट विल हैपन दैट वे? इट मे नॉट हैपन दैट वे, क्योंकि आपका नेशनल स्ट्रीम ये है कि आप उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हो, डिसाइज पहुंचाना चाहते हो, और अगर वो नहीं माना, मतलब उसके पास को तो कुछ खोने के लिए नहीं है ना, आपके पास तो सब कुछ खोने के लिए है. आप वर्ल्ड की 4th इकॉनमी हो, वाइब्रेंट कंट्री है, आप ग्रो कर रहे हो, उसके पास तो वैसे ही नंगा भूखा है, उसके पास तो कुछ है नहीं. तो वो एक होता है ना कि मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी कि नंगे से तो भगवान भी डरता है. ठीक है. तो वो तो अगर वो उतर आया अपने पे उतर आया, मैं कुछ भी करूंगा सपोज, तो जरूरी तो नहीं आप एस्केलेशन को कंट्रोल कर लो ना, देन यू विल बी फोर्स्ड टू टेक सर्टेन एक्शंस. बट ये जो बाद में जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की क्रिटिसिज्म भी की अपोजिशन पार्टी ने कि आपने पहले बता दिया हम स्ट्राइक करने वाले हैं, जबकि पहले कुछ बताया नहीं था. 7 मई का इवेंट हो गया, देन द मैसेज वाज गिवन भाई वी हैव डन दिस इज अगेंस्ट टेररिस्ट and you back off and we don't have any intention to escalate. And each day of our stronger response we have communicated firmly to Pakistan as also in our media and elsewhere that we don't have any intention to go to Pakistan. बाद में दुनिया भर के लोग ट्वीट में बाकी करते हैं, हम लोग जब इतने एज पे थे, इतने जीत रहे थे, पीओके क्यों नहीं ले, ये नहीं ले लिया. They don't understand the what all that means. ठीक है. तो it was plan of our part, escalation control despite being in the decisive base, and it is good that we succeeded. Otherwise, contingency plan में the entire naval forces were there. Had it done anything beyond what we did on 10th May, it would have done something bigger. Then we would have taken them down. So the various contingencies are already planned. If this happens, Pakistan responds in this way, then what will be action? Second action. All these things are already factored before you launch the operations. Sir, tell me about Pakistan occupied Kashmir. It is a myth in the sense that we hear of it in books, we hear of it in media, especially the younger ones who weren't alive for the large parts of conflict that India and Pakistan have faced. हम लोगों ने we've seen a little bit of post 2016 action. We just discussed कि वो बड़ा phased out और in a very modern context है जहाँ international intervention हो जाती है. At a certain point, Pakistan seized a large part of what is India's Kashmir. What is India effectively? And I want to understand कि I'm sure you've been privy to it, at least from your postings and otherwise. What is the terrain like? Who lives there? वहाँ पे militarization कैसी है? वहाँ की politics क्या है? What are the prospects of India ever being able to talk or take it back? ये इसको देखने के लिए आपको देखना होगा कि जो ब्रिटिशर्स ने अपने पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया था, विच इज़ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का, जिसके बाद में ये इंडिपेंडेंस आया हुआ है. और उस समय वी हैड मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया. सो उस पार्टीशन की एक कंडीशन ये थी, ऑफकोर्स एक तो हरिडली रैटक्लिफ लाइन वाज ड्रॉन, without any supposedly Ratcliffe was drunk for drawing that line. Whatever be the issue, right? If you see the western border, वो पंजाब को 2 हिस्सों में बांट गया. मतलब same people living both sides, वो करके, that's why that kind of migration, from Punjab sin took place. So many people died. Similarly, it happened on the eastern border. चकमास का चिटगोंग ट्रैक छोड़ दिया. उसके बांग्लादेश के ईस्ट में अगर आप देखो तो म्यांमार कितना लंबा सा पूरा उसको सी दे दिया, जो अभी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है.
तो इट वाज अ हरीड, मतलब आप सोचो कि किसी राष्ट्र की बाउंड्री इतनी जल्दी नहीं हो सकती, बट ब्रिटिशर्स हैव ऑलवेज बीन दैट वे। इवन जो डूरन लाइन उन्होंने 1800 समथिंग में ड्रॉ किया था बिटवीन देन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, उसमें भी उन्होंने किया था। जो आजकल लड़ाइयाँ चल रही हैं ISIS के आने के बाद भी बिटवीन देम एंड पाकिस्तान, इट इज़ जस्ट कि एक ही क्लैन के लोग उस रूरल लाइन के दोनों तरफ है, आपने बांट दिया उसको। बट देन एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आल्सो वी फेस इन इवन इन नॉर्थ ईस्ट एंड मणिपुर वगैरह में, जहाँ पर एक तरह की आइडेंटिटी के लोग दोनों तरफ रह रहे हैं। सिंस वी हैव द फ्री मूवमेंट रिजीम तो चीज़ें चल रही हैं, बट अदरवाइज नो दैट बिकम्स अ लिटिल टफ थिंग। सो उस इंडिपेंडेंस एक्ट में एक ही प्रोविज़न था कि कंट्रीज कैन ज्वाइन द प्रिंसली स्टेट्स कैन ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान। There was no provision for them to remain independent. और आप ये भी मानोगे कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो प्रिंसली स्टेट का बॉर्डर कहीं और से कंटिगुअस नहीं होता, इन सेंस कि या सी से कनेक्टेड नहीं है या कहीं और से नहीं है। मान लो हैदराबाद जैसी जगह जो इंडिया के बीच में है, now the state of Hyderabad cannot join Pakistan. It is irrational and not believable. It is beside the point that they tried. Yes. But उसमें आप देखो एक चीज़, दो चीज़ें हुई। एक तो जूनागढ़ का मामला हुआ जो गुजरात में है। now जूनागढ़ में पब्लिक प्रिडोमिनेटली हिंदू है और जो रूलर है वो मुस्लिम था, एंड ही वाज कीन टू ज्वाइन पाकिस्तान। एंड जूनागढ़ की कॉन्टिग्यूटी भी है थ्रू सी एंड अदरवाइज पाकिस्तान के साथ में। दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर का, वेयर पॉपुलेशन वाज, स्पेशली कश्मीर वाली मेन पॉपुलेशन वाज द मुस्लिम, बट रूलर वाज राजा हरि सिंह। तो जूनागढ़ में तो देन पटेल की वजह से दैट वी इंटरवीन्ड एंड देन वी वेंट फॉर दैट प्लेबिसाइट कि पब्लिक शुड डिसाइड. And then naturally public voted in favor of India, and we by force we took Junagadh, and that chap by sea route बोलते पता नहीं कितना ornaments लेकर के कितने कुत्ते लेकर के वो चला गया, उसकी अलग कहानी चलती है. Now here जो महाराजा हरि सिंह का स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, that was contiguous with India as well as Pakistan. Right. He could have joined India, he could have joined Pakistan also as per that Independence Act. But somehow, he was keen to remain independent. That is the kind of sense one gets, or to take a deliberate decision later. So he wanted to have a standstill agreement कि give me some time to think over it कि whom should I join and things like that. तो standstill agreement was signed. But अगस्त में हुआ and उसके बाद सितंबर में ही इन दी गारवाफ की ये कबाइलीज हैं, बाकी चीज़ें, पाकिस्तान अटैक्ड. ठीक है. You never know, had Pakistan not been that way, things would have been different. Might have been different. Yes. Who knows that he would have joined India also. Right. Only. Right. But when those people came, captured Poonch and beyond, came at the gate of Kashmir, Baramulla उन्होंने capture कर लिया, and but then those people got busy in raping and looting and those kind of things. And then he realized कि now things are going out of hand, and that's when Hari Singh rushed. Then he, I think 26th October 1947, he signed the Instrument of Accession, which was a basic criteria as per the Independence Act to become part of any dominion, India or Pakistan. So with that, entire Jammu and Kashmir became part of India. उसके पहले एक कहानी हुई थी, वहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान भी है. वहाँ का जो गैरिसन में जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो मेजर ब्राउन था. तो उसने इसके पहले ही उसने पाकिस्तान में अपने आप को ज्वाइन करा लिया. ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके को. जबकि ही डिडंट हैव दैट राइट, बट वो वहाँ पे था, वो करके दैट इज हाउ द होल थिंग हैपेंड. सो लॉट ऑफ गेम्स पीपल प्ले, इवन ब्रिटिशर्स प्ले लॉट ऑफ गेम्स. इनफैक्ट अगर उनकी हिस्ट्री देखो, एनालाइज करो, तो इट विल बी माइंड बॉगलिंग. इनफैक्ट आप सोचो कि हमारा जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को. क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है? उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ये कहते हैं. हाँ. तो क्या ऐसा था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन तब तैयार हुआ था? नहीं, वो पहले हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी इन नवंबर 49. यस. It was not made applicable because 26 जनवरी 1930 was the date जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था. ठीक. जब आप पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर रहे हो तो उस समय से आपकी कोशिश एंड फाइट होनी चाहिए थी कि एज एंड व्हेन दी ब्रिटिश इंडिया बिकम्स योर पार्ट, everything and everything in control of British India should become your part. But as against that happening,
ब्रिटिश इंडिया में क्या किया उन्होंने, क्योंकि बर्मा वाला इलाका थोड़ा दूर पड़ता था, तो उन्होंने वहाँ पर एक लाइजन ऑफिस एडिशनल खोल दिया। ठीक है। और उसकी जस्ट ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो वो थोड़ा सा ठीक रहे, और बाद में उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया। सिलोन ऐसे पड़ा रहा, फिर बाद में वो अपने आप आज़ाद हो गया। अदरवाइज ये जितने आसपास के कंट्रीज, तो ब्रिटिश इंडिया हैड अ मेजर एरिया, सो ऑल दैट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनफैक्ट आई हैव पब्लिश्ड 2 of my books। एक तो है चाइना बिट्रेज अगेन, और दूसरी है ऑन इंडियन चैनिंग्स एंड द ग्लोबल स्टेज, एंड उसमें मैंने इस इशू को कंट्री वाइज कवर भी किया हुआ है कि कैसे ये किस पीरियड में था, कब आज़ाद हुआ, क्यों हुआ, कैसे ये इंडिया के पास में होना चाहिए था, एंड हाउ वी डूइंग दैट। सो 1930 ऑनवर्ड्स वी एज ए स्टेट्समैन कुड हैव लुक्ड एट दीज इशूज ऑल्सो, बट ये हाइंडसाइट में कहना आसान है, बिकॉज उसमें तो सबसे बड़ी बात यही चल रही थी कि आज़ादी मिले, किसी तरह मिले, दुनिया भर की चीज़ें थी, मतलब देयर वर टू मेनी इशूज़। इनफैक्ट 47-48 की जब लड़ाई भी चल रही थी, तो आप सोचो कि हमारे जनरल भी ब्रिटिशर्स थे। इंडियन आर्मी डिडंट हैव इट्स ओन चीफ ड्यूरिंग 1947-48 वॉर, एंड उनका भी चीफ पाकिस्तान का ब्रिटिशर्स था, दोनों आपस में बात करते थे, एंड दैट इज हाउ। आप सोचो क्या लड़ाई ऐसी लड़ी जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आफ्टर ये 5 जनवरी 49 को ये सीज फायर डिसाइड हुआ, एंड 15 जनवरी को इज़ द डे व्हेन जनरल करियप्पा फील्ड मार्शल करियप्पा नाउ took over and reign of the first army chief of India. That is how we celebrate Army Day on 15th of January. So Britishers have also made lot of created problems. Coming back to Pakistan, so once it became us, then fight started, and but by the time we captured 2/3 of POK, and we were in the winning side, things were moving in our favor. So we captured 2/3 of POK in response to not of POK, of JNK. Of JNK. So JNK includes Jammu, Kashmir, Ladakh and the POK. So complete JNK state का जो 2/3 था, that we reached after Hari Singh came to us and signed the instrument of succession. हाँ, तो they had read, so before signing before the Pakistani aggression जो erstwhile JNK का border था, उसका 2/3 वी रीच्ड, मतलब जम्मू वाला इलाका पूरा अपने पास आया, लद्दाख का पूरा आया, एंड वैली का भी काफ़ी हिस्सा आया अपने पास पे, बट 1/3 रिमेन, एंड सीज फायर कूनिस दैट बिकेम सीज फायर लाइन विच इज़ नाउ करेंटली विद देम। तो उनके पास एड ऑन चला गया गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, और हमने भी जम्मू एंड कश्मीर में एक्चुअली जो सियाचिन वाला, सियाचिन में बोल रहा हूँ, अक्साई चिन वाला मामला है, तो अक्साई चिन भी जो था दैट वाज पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, उनके स्टेट के मैप में शामिल है। बट सिंस आज़ादी के बाद इतनी समस्याएं थी, इतने इश्यूज थे, हम अभी वही मैं बता रहा था, हाइंडसाइट में चीज़ें डिस्कस करना आसान होता है कि शायद उसको पंडित नेहरू को ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, बट आप खुद सोचो कि हम अपनी लाइफ में कितना कुछ कर पाते हैं। ठीक है। तो जो भी सिचुएशन हुई, तो इस समय मतलब 2/3 का वो है, एंड जो सिचुएशन पाकिस्तान की है, अगर पाकिस्तान ने कोर्स करेक्शन नहीं किया अपने नेशनल लाइफ में, इसी तरह चलता रहा, तो पाकिस्तान विल ब्रेक डाउन। आई मीन दैट इज माय प्रेडिक्शन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम POK ज्वाइनिंग इंडिया कैन नॉट बी रूल्ड आउट, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। गॉट इट। दूसरे क्या है कि इफ पाकिस्तान डजंट बिहेव, it attacks India, or does this kind of terrorist strike, because we have now declared any act of terror will be taken as an act of war, then Pakistan will be broken, to my mind. Pakistan then is not going to exist. Right. I mean that's my dream and my conjecture, but let's see, because a lot of things you can't be very sure about it. So sir, I'm assuming that POK looks and feels very similar to Kashmir Valley on this side of the border. मतलब उसका ज्योग्राफी और उसका टेरेन वैसे ही रहेगा? कुछ पोर्शन में है, बट ज़्यादा नहीं, मतलब लार्जली तो जो माउंटेनस पोर्शन दोनों तरफ के सेम है, बट यहाँ की जो वैली है, कश्मीर वैली पर से जो हमारे पास में, वो ज़्यादा फ्लैट है, अच्छा, ब्यूटीफुल एंड ज़्यादा ओपन है। अच्छा। उसके पास भी है, नीलम वैली है, कुछ और भी जगह हैं, उसके पास 1-2 सुंदर जगह हैं, बट अदरवाइज आवर एरिया इज़ मच बेटर एंड सुपीरियर, एंड मोर प्रोन टू एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, क्रॉपिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. But largely, as you come to closer to the line of control, it is a similar kind of both sides. People that live there are very similar to the people in the valley, or is that a different, like tribally are they different, tribally are they same?
the people who are in exact valley, they have a little difference. They are more towards so-called कश्मीरियत कह लो या जो भी हो, ऑफ कोर्स आजकल फर्क है, बट द पीपल हु आर ऑन द क्लोजर टू द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द अदर साइड, there is lot of similarity between them. And how is the militarization of Pakistan and POK? Is it as heavy as ours in our side? No, there is much heavier. Oh, theirs is much heavier because they understand the risk. Their threat assessment is accurate there. Correct. Acha. And the what is do we know of what the development, for instance, if you are in Pangong, you can get telephone signals from China. आपके मोबाइल फोन को वो रिसीव करते हैं. How is the development etc. like? I'm trying to paint the texture of POK for people in their imaginations. I feel like this is going to be something that is going to get discussed more and more in media in the coming years. Is the development like ours? Are they less developed than us? How's the politics of that land? Do you Actually, the development between us and them, there is no match. Actually, it is like, once you visit Mumbai and आप पॉश इलाके में जाओ, आपको मल्टी स्टोरीज दिखेंगी, मतलब लगेगा आप नए शहर में आ गए हो. वहीं पे आप धारवी के स्लम्स में जाओ, देन यू विल फाइंड अ डिफरेंट स्टोरी, दो लिविंग इन द सेम सिटी. Similar is the difference between what you see in Jammu and Kashmir today and what you see in POK. That is a kind of difference. आपने आप सोचो कि जब यहाँ पर बाढ़ आती है या ठंडक पड़ती है, ठंडक में आपने सुना होगा बिहार में इतनी डेथ हो गई, यूपी में इतनी डेथ हो गई. आपने कभी सुना है कि ठंडक में जम्मू एंड कश्मीर में डेथ हुई है? नहीं, सुना तो नहीं है कभी. कहीं भी नहीं सुना ना. कभी न्यूज़ नहीं आई, डिस्पाइट ये कि वहाँ पर स्नो एंड ठंडक सबसे ज़्यादा है. Because the people there are so well off, you can't imagine. Okay, financially well off. Financially well off, and they have all the kind of facilities of heating and this thing. There the internal quality of living is very very high. The kind of support they are getting from the government, the kind of support they are getting from the army. Army is deployed on the line of control, so entire porters, everything is is being given. The huge money is coming their way. So they are very very well off. And nowadays, because of the in fact when Pahalgam happened, can you imagine कि if you want to go there, you can't find a place to stay. It is so abundant with the visitors. So everything was flourishing. So there is too much of difference between what we see in Jammu and Kashmir and POK. अच्छा. And that's why you would have seen राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट भी आया कि एक दिन ऐसा आएगा, they themselves will come back and join us. Because they will understand कि the value of development, the value of having money, being affluent, having. Actually क्या है कि ये जो जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स रहा ना, वहाँ पर बॉर्डर्स की सैंक्टिटी का एक डिफरेंट कनोटेशन है. अदरवाइज आप यूरोप में जाओ, दे हैव क्रिएट, अभी ब्रेक्सिट के बाद में यूके बाहर हो गया, अदरवाइज वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में एक तरह से बॉर्डर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. बस स्टॉप है सर बॉर्डर वहाँ. तो दैट इज हाउ दे आर फंक्शनिंग. राइट. सो बट वी आर नॉट एबल टू अचीव, बट देयर टाइम विल कम दैट पीओके विल आल्सो रियलाइज कि आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आप देखो इंडिया के कितने बच्चे जाकर के यूएसए में वहाँ सिटीजनशिप ले रहे हैं, कनाडा में सिटीजन ले रहे हैं. अभी वो टिपिकल जो होता है ना कि जहाँ आपका जन्म हुआ और वहीं पर आपने वही नागरिकता, वो चीज़ उतनी अब थोड़ी डाइल्यूटेड हो गई है, पर व्हाट एवर गुड बैड इट इज़. सो पीओके के लोगों को, स्पेशली नई जनरेशन को, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो पीओके में है या जम्मू एंड कश्मीर में है या उसमें उसको तो वो आज़ाद कश्मीर बोलता है, वो तो सही मामले में अभी पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है पीओके का पोर्शन. तो क्योंकि जब वो पाकिस्तान मिलाने वाली बात का उसका नैरेटिव फेल होता है, तब वो बोलता है कि हम उसकी आज़ादी चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए ना. तो वहाँ की जो नई जनरेशन है, मेरी समझ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान उसकी नेशनलिटी है क्या इंडिया उसकी नेशनलिटी है. वो उस राष्ट्र का हिस्सा बनना चाहेगा जहाँ पे उसका भविष्य सुरक्षित हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रोथ हो, एंड इंडिया सूट्स द बेस्ट. राइट. एंड सर, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू, मतलब कितना पोरस है इस एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल, या काफ़ी हेविली मिलिटराइज्ड और गार्डेड है? नहीं, पहले तो बहुत पूरी पोरस थी, बट अभी तो ऑलमोस्ट एंटायर एरिया इज फेंस्ड. अच्छा, एंटायर एरिया इज फेंस्ड, बट ऑफ कोर्स फेंस इज समथिंग व्हिच इट इज नॉट दैट इट कैन नॉट बी नेगेटेड. But it is mined with the surveillance resources and the people. It's reasonably well guarded, but then the border is so difficult and so long that you cannot have a physical person getting placed in each and every inch. So therefore, and then when the Pakistan has to infiltrate terrorists, it starts firing. And I told you, once the firing is active live firing,
then you can't come out and show your chest open. You have to be remaining underground to first survive, and that is the time the terrorists try to cut the fence and try to move in. Halanki, we with passage of time we are enhancing the surveillance and using the technology and modern gadgetry, so the probabilities of these things are Less and decreasing. Sir, that is all the questions I had. Is there a question or a suggestion you might have for me? No, I think we have spoken. I don't know how much time we have taken. What do you think? How much time have we taken? I think it must be an hour plus. Yes. 1 hour 30? 1 hour 40. Okay. Yeah. So I have seen your podcasts are very long and they get a lot of detail and also lot of viewership. And when I was coming, I was apprehensive कि I should not be the one who should bring down your viewership. Sir, what are you saying, sir? I think you underestimate how interested the Indian youth is in these matters, and that is why I press and ask for all these small details, because it helps people imagine better the context that they live in. And my guess is, sir, अगले 10-15 साल में this border, whether that is the LOC or the LAC, is not necessarily going to be a peaceful situation. I think there will be turbulence. I think we have a very tricky geographical situation in our hands. Absolutely. And we have to constantly find ways militarily, in the civilian life, in political life, to make sure this, which is our Achilles heel, our borders, should not be the cause of any damage that we sustain, to put it very, euphemistically. I think India has a very bright future, but with a very big caveat, which is its borders. And it is men like yourself, sir, and your sons who serve us very bravely. And we are very proud of our army, sir, of our military. Thank you so much for your time and your service. Thank you, Prakhar. It was, pleasure talking to you and meeting you. And I think that is the biggest take back, for me. Thank you, sir.